गैर मामूली मकाम हासिल करने के लिए गैर मामूली मेहनत करना पड़ती है। जो मैथ्यूज कहते हैं कि शाकिब बांग्लादेश की कौम और बांग्लादेश के लिए मेरे दिल में अब रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि जी रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। पूरा दिन बिजी रहता है, बस रेस्ट के लिए हम लोग घर आते हैं। इसको नहीं बोलने देना है ना, कसम खाई है। मैंने मानूर से आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और वेलकम टू दुनिया बोल है। और मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब, मेरे साथ मौजूद है जी नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट फ़हीम खान। और आज कराची की सुबह बड़ी प्यारी हुई है क्योंकि आज बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये हमने साल में आज पहली मरतबा देखा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा जो है वो कराची वालों को बड़ी कम नसीब होती है। यहाँ का मौसम आपको मालूम है कि वैसे तो खुशगवार रहता है अक्सर व बेशतर, लेकिन अक्टूबर की गर्मी के बाद जब ये ठंड महसूस होती है तो वो कहते हैं ना कि जी रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अच्छा, पता है अब वो आपके जो अंदाज़े गुफ्तगू है ना, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि काफ़ी आप हशाश बशाश हैं और आपने इस प्लेजेंट वेदर को काफ़ी इंजॉय किया आते हुए। बिल्कुल जी, शीशे डाउन, एसी बंद और काफ़ी अरसे बाद जो है वो ऐसा माहौल मिला है कराची के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ जो है जी नाजरीन, आपको पता है कि कोर्ट ऑफ द डे की जानिब भी हम बढ़ेंगे और अच्छी बातें जो है वो करते रहनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, आज की अच्छी बात जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है वो कुछ यूँ है कि गैर मामूली मकाम हासिल करने के लिए गैर मामूली मेहनत करना पड़ती है। प्लेट में रख के कुछ नहीं मिल जाता, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, तो फिर ही आप अपना टारगेट जो है उसको, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। अल्लाह ताला इंसान को उसकी मेहनत के मुताबिक मकाम अता फरमाएगा, ये अल्लाह ताला का वादा है इंसान से। तो इसीलिए कहा जाता है कि हरकत में बरकत है और मेहनत में अजमत है। मेहनत में अजमत है, हरकत में बरकत है। अजमत और बरकत से हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे आज के शो में, लेकिन नहीं, आज के शो में नहीं करवाएंगे, बल्कि जो है वो हम कोशिश यही करेंगे कि जी अच्छी अच्छी बातें जो है वो शेयर की जाए। और हमारी कोशिश यही होती है कि आपके साथ वो बात शेयर की जाए जो कि हो रही है या कि बड़ी रिसेंटली हुई हो, ताकि आप में से जिन लोगों को उस बारे में पता ना हो उन्हें पता चल जाए। वैसे सर ये बताइए कि अगला मैच जो है वो आप श्रीलंका को जितवाना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। तो फिर श्रीलंका को जीतना पड़ेगा ना, क्योंकि कल तो वो बंगालियों से भी हार गए, तो फिर हमें दुआएं। अच्छा, वो मैथ्यूज के बड़ा उस पर रोला पड़ा हुआ है, एंजेलो मैथ्यूज बेचारा, ओह माय गॉड। अच्छा, अब खैर क्रिकेट पे भी हमने बहुत सारी बातें करनी है, हमारे साथ गेस्ट भी होंगे अभी, क्योंकि हम लोगों ने कोर्ट ऑफ द डे तो शामिल कर लिया है। तो हमारा जो मामूल है हमें बड़ी खबर की तरफ बढ़ना, ताकि नाज़रीन को पता तो चले आज शो में क्या क्या शामिल है। तो अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। दहशतगर्दी की नई लहर, उलमाए कराम यकजुबान, पाक फौज के जवानों पर हमले हराम और दहशतगर्द इस्लाम से खारिज करार। 1800 उलमाए कराम के दस्तखत के साथ जारी पैगाम पाकिस्तानी तारीख दस्तावेज है। कांगो वायरस की सूरत हाल हाथ से निकलती दिखाई देने लगी। कोयटा के 5 डॉक्टर समेत तिब्बी हमले के 11 अफराद में वायरस की निशानदेही। एक डॉक्टर कराची मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। कांगो वायरस का फैलाव, इसकी पहचान कैसे मुमकिन है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। 3 बहनें, एक कहानी, स्क्वाश की दुनिया पर हुक्मरानी। खैबर पख्तूनख्वा की महविश, सहरिश और महानूर के हर तरफ चर्चे हैं। कौमी और आलमी सतह पर कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाली स्क्वाश सिस्टर्स आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगी। और पंजाब पुलिस का तारीखी इकदाम, ख्वाजा सरा को भर्ती करने का ऐलान। जी हाँ, जनाया चौधरी को बतौर कस्टम सपोर्ट अफसर तैनाती बेहतरी इकदाम है, पंजाब पुलिस तारीफ की मुस्तहिक है। ओके जी, तो ये हमारी जो है वो आज की बड़ी खबरें हो गई हैं। और अब यकीनन आप मामूल के मुताबिक अगर चल रही हैं तो मामूल के मुताबिक जो है वो आप टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ेंगी और मामूल के मुताबिक जो है वो आप टॉप ट्रेंड। किसी को ट्विटर देखने का तो बताना जरूरी है ना कि क्या चल रहा था। मैं नहीं देखता ट्विटर, आप नहीं देखते? मैं यहीं पे आके जो है वो देखता हूँ हैशटैग क्या चल रहा है। जब से ट्विटर का नाम चेंज किया ना एलन मस्क ने, समझ लो मेरी नजर से गिर गया। हाँ, यानी कि पहले वो चिड़िया होती थी, बड़ी उसकी गुफ्तगू होती थी। चिड़िया कितनी प्यारी चिड़िया थी, हमारे एक सहाफी भी थे, उनके पास भी होती थी एक चिड़िया। चिड़िया वाले लोग पता नहीं क्यों उड़ जाते। खैर, हैशटैग की जाने जी जनाब, हैशटैग है फर्स्ट जो कि टॉप ट्रेंड बना हुआ है, वो आपको पता है अनडाउटेडली काफ़ी टाइम से, और वो है हैशटैग फ्री पैलेस्टीन नाउ। लोग दुनिया भर में एहतजाज कर रहे हैं। 3 हफ्तों से जारी गाजा पर इजरायली जारहियत के खिलाफ
सोशल मीडिया समेत दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज जारी है। गाज़ा पर इजरायली बमबारी से 45% घर तबाह हो गए हैं, 41 लाख लोग बेघर हो गए हैं, बच्चे यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, इमदाद भेजी जा रही है मगर ताहाल रुकावटें हैं सामान पहुँचाने में। और इस ट्रेंड में हम ये देख रहे हैं कि आलमी ताकतों पर जोर दिया जा रहा है कि खुदारा जंगबंदी करवाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और देखें कब जागती हैं आलमी ताकतें। अब तो देखिए कार्टूनिस्ट भी जो हैं वो जाग गए हैं और इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा कार्टून्स बना करके जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। खैर अगला हैशटैग जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे और वो शामिल भी हो चुका है एक्स पर, हैशटैग है जी शकीब। जी हाँ, बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। एक बात तो यह है कि जी उन्होंने सनसनीखेज मुकाबला पहली मरतबा जो है वो बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से हराकर जीता है। और दूसरी तरफ तारीख में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट किसी बैटर को टाइम आउट होने पर मुखालिफ टीम की अपील पर आउट कर दिया गया है। ये पहला वाकया है। इसको क्रिकेटर जो है सीनियर वो तो सानेहा भी कह रहे हैं, एंजेलो मैथ्यूज जब चौथे नंबर के आउट होने के बाद खिलाड़ी के 5वें नंबर पे आए तो उनके हेलमेट का बेल्ट जो है वो टूटा हुआ था, स्ट्रिप जो होता है वो टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें वो 10 सेकंड पहले आ गए थे, 2 मिनट का टाइम होता है, उसके बावजूद भी उन्होंने रिक्वेस्ट की जाके शकीब से और पूरी टीम से, लेकिन कोई नहीं माना और सब ने जो है वो एम्पायर से यही कहा कि जी इन्हें टाइम आउट किया जाए और बिलाखिर ये एक रूल है जिसकी वजह से टाइम आउट कर दिया गया। फिर उसके बाद एंजेलो मैथ्यू नहीं बल्कि पूरी श्रीलंकन टीम जो है वो खफा सी नजर आई बांग्लादेशी टीम से। और जब एंजेलो मैथ्यू ने शकीब को आउट किया तो उन्होंने इन्हें बताया कि जी आप भी टाइम आउट हो चुके हैं। सही। अच्छा, वैसे इस पर सब लोग ही कह रहे हैं कि जी फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत हुआ। मैं ये जो तरीका कार था इस पर नजरसानी बिल्कुल एथिकली ठीक नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों का डीएलएस मेथड को लेकर के जो है वो इख्तलाफ है कि यार इतनी मेहनत करके आप जो है वो 500-500 रन बनाते हैं, अगला 150 बना के आउट हो जाता है, सिर्फ आप एक कैलकुलेशन फिक्स कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे रूल्स के ऊपर जो है वो इख्तलाफ है। जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर के, जब से टेक्नोलॉजी ने जज करना शुरू किया है लाइन और लेंथ को, समझ में नहीं आ रहा है कि ये यादव की बॉल जो है वो आउट से इन कैसे होती है और इनसे आउट कैसे होती है। ये बड़ा ना अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हो जाती हैं, उस पर डिस्कशंस भी होती हैं, लेकिन जो होना होता है वो हो चुका होता है। ज़ाहिर इवेंट है, खेल तो हो गया ना जो होना था। बिल्कुल। खैर अब जनाब कुछ बात हम करते हैं। आपको पता है हमारे मुल्क में हालात कुछ इस तरह से हैं कि जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं या फिर अनाउंस हो जाते हैं तो दुश्मन ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो अपने ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करे या फिर वो एक दरअंदाजी की कोशिश करे और उसको हमारे जवान जो हैं वो भरपूर तरीके से जवाब देकर पसपा बनाते हैं और ये बताते हैं कि हम किसी लम्हे भी गाफिल नहीं हैं। तो अभी जनाब ऐसे हालात में जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ नाबुर्द आज़मा हैं तो हमारे जवान पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं कर रहे। वादी तेरह में ही गुज़श्ता रोज़ लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। एक रिपोर्ट है वो देखिए। अच्छा, रिपोर्ट शायद बिल्कुल रिपोर्ट अभी जो है वो तैयार नहीं हुई है, लेकिन यह है कि जी बहुत सारे हालात आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इलेक्शन होने वाले हैं तो ऐसे ही होते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से अहम पेशरफ सामने आई है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम ने मुतफ़क्का राय देते हुए दहशतगर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दे दिया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मुल्क में इत्तेहाद, रवदारी और हम आहंगी के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है जिसे पैगाम पाकिस्तान का नाम दिया गया है, जिस पर 1800 उलमाए दीन ने दस्तखत किए हैं। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि हुकूमत, फ़ौज, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये फ़ाल बगावत के मुतरादिफ और इस्लामी अहकाम शरीयत के मुताबिक हराम है। जी हाँ, ये तमाम उलमाए कराम ने मुस्लिह अफवाज के साथ खड़े होकर के ये बात कही है और इसे हराम करार दे दिया गया है। बिल्कुल। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। किबला एयाज चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अच्छा, कहिएगा मुफ्ती साहब कि ये जो अभी सारी सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि मुसलमानों का स्पेशली ब्रेन वॉश किया जाता है और बाकायदा ब्रेन ड्रेन करके उन्हें ख़ास तालीमात दी जाती हैं और समझाया जाता है, तो चेयरमैन साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी कितना ज़रूरी था, इस वक्त की कितनी अहम ज़रूरत थी कि इस तरह की बात इन्हें बताई जाए कि हराम है जो कुछ आप कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी तमहीद रखी आपने। पैगाम पाकिस्तान के नाम से जो एलामिया है, जो फतवा है,
ये 2017 में उलमाए किराम की तायीद और तौसीक के साथ इसका ऐलान किया गया और इसमें बड़ी वजाहत और सराहत के साथ ये कहा गया कि मुसल्लह इक़दाम ये सिर्फ़ रियासत का इस्तेहकाक है और किसी फ़र्द या जत्थे को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो मुसल्लह इक़दाम का ऐलान करे। और दूसरी अहम बात कि ख़ुदकुश हमले जो हैं ये शरीयत इस्लामिया के मुनाफी है। पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी अफवाज पर हमले करना और इसको इस्लामी शरीयत का तकाज़ा करार देना, ये बात जो है इसमें भी शरीयत की कोई इजाज़त नहीं, शरीयत इस किस्म की इक़दाम की कोई इजाज़त नहीं देती। और ये फ़तवा जो है ये एक इजमाई फ़तवा है जिसमें मुल्क भर के जितने भी नुमाइंदा मदारिस के बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स के कायदीन के इन पर दस्तखत हैं और इसके बाद जय्यद तरीन उलमा ने इसकी तायीद और तौसीक की है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी 2017 में और फिर 2018 में अपने इजलासों में इसी एलामिये पैगाम पाकिस्तान के फतवे की तायीद और तौसीक की। इस वक्त अब जो नई सूरत हाल पैदा हो गई है, कुछ इलाक़ों में इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि एक बार फिर ये एलामिया और ये फतवा जो है इसको बरसरे आम लाया जाए, इसका ऐलान किया जाए दोबारा और कोशिश की जाए। ये एक सवाल यहाँ पर इसी में ऐड कर लीजिएगा सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी वजाहत कर दी है। मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा और डिटेल में पता चल जाए। एक तो ये पॉइंट आएगा कि जी तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा हजरात इसमें शामिल हैं, इसे भी क्लियर कर दीजिएगा। और दूसरी एक और बात जो है वो ये बता दीजिएगा कि इसके जो की पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत पेश आई है, क्या कोई ऐसा तासुर वहाँ पे मौजूद था जो कि ये समझ रहा था कि नहीं जी ये इस्लाम की रूह के हिसाब से हो रहा है जो भी हो रहा है, अगर अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो। लेकिन अब सब एक पेज पर है, तमाम उलमा हजरात एक ही पेज पर आ गए हैं और ये फतावा जो है वो जारी कर दिया गया है। इसकी जो की पॉइंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत पेश आई है, मैं चाहूँगा कि उसे भी आप थोड़ा खुल के एक्सप्लेन कर दें ताकि हर शख्स तक बात ईजीली पहुँच जाए। जी, इस खित्ते में आप दहशत गर्दी, मुसल्लह इक़दामात और इस किस्म के जो काम थे उनकी तारीख़ अगर आप देखें तो उसका नुक्ता अरूज आपको मिलेगा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला, कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया, कत्ल किया गया इस्लाम के नाम पर, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर और कलिमा शहादत पढ़कर। और इस तरीके से एक बहुत बड़ी हैजान की कैफियत पैदा हो गई। आपको याद होगा कि इसके बाद पूरे मुल्क की क़ियादत ने, सिविल क़ियादत ने और आस्करी क़ियादत ने पेशावर में एक मुत्तफ़क़ा इज्तिमा किया और इसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान यानी कौमी अमल का एक मंसूबा बना जिसके नतीजे में पैगाम पाकिस्तान को तश्कील दिया गया। और इस पर तमाम जय्यद उलमाए किराम, हर मकतब फ़िक्र के जितने भी मदारिस के बोर्ड्स हैं दीनी मदारिस के, उनके नुमाइंदा उलमाए किराम के दस्तखत आए। तो इस तरीके से ये जो फतवा है इसको यूँ समझे कि एक इजमा की हैसियत हासिल है। और 1953 के 22 निकात उलमा के, फिर 1973 का आइन, इसके बाद अगर कोई मुत्तफ़क़ा दस्तावेज़ है तो ये पैगाम पाकिस्तान है जिसमें मुसल्लह इक़दाम के बारे में ये फतवा दिया गया कि ये हक जो है, ये प्रीरोगेटिव जो है, ये मोनोपली है सिर्फ रियासत की, और रियासत के अलावा कोई प्राइवेट फ़र्द या प्राइवेट जत्था ये ऐलान नहीं कर सकता कि किसी के ख़िलाफ़ बशमूल हमारे पाकिस्तानी इदारे उनके खिलाफ कोई फौजी कोई मुसल्लह इक़दाम करे। अच्छा, तो इस तनाजुर में ये आजकल की बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे ये बताएगा कि ये फतवा ठीक है ये अभी आ गया है, इससे पहले भी हमने देखा है कि उलमा कराम ने अपनी जिम्मेदारी का जो मुजाहरा करते हुए पूरी तरह से कोशिश की है कि समझाया जाए, काउंसलिंग की जाए अवाम की, उन्हें बताया जाए क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात जो तवातुर के साथ होते चले आ रहे हैं, ये कौन से अनासर हैं जो कार फरमाए और इसके खिलाफ काम कर रहे हैं? यकीनन पाकिस्तान जो है ये एक जजीरा तो नहीं है, पाकिस्तान के आसपास मुमालिक हैं और हम एक खित्ते का हिस्सा हैं।
तो ख़ित्ते के हालात यकीनन पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई सेंट्रल अथॉरिटी, मरकज़ी अथॉरिटी का तस्वर नहीं है जिस तरह बाज़ ममालिक में है, कि जहाँ पे फिर निज़ाम जो है उसमें जो हमारे जमहूरी अक़दार हैं उसके बरक्स वहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। हमारे यहाँ चूँकि एक जमहूरी अक़दार हैं और मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया भी आज़ाद है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ दलाइल जो हैं या मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रियात जो हैं उनके लिए आम आदमी जो है वो वल्नरेबल है। और इस तरीके से फिर कुछ लोगों पर वो अफ़कार और वो ख़यालात भी असरअंदाज हो जाते हैं, तो फिर इस किस्म के इक़दामात सामने आते हैं। लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि उलमाए किराम जो हमारे जय्यद उलमाए किराम हैं उनके साथ मुसलसल राब्ता रखा जाए और पैगाम पाकिस्तान के नाम से ये जो फतवा 2017 में आया है इसकी भरपूर तशहीर जारी रखी जाए। ज़बरदस्त। अच्छा किबला अयाज साहब, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है जिसकी बहुत ज़रूरत है कि उलमा कराम जब एक पेज पर मौजूद हैं तो वो इस पर भी जो है वो ज़रूर काम करें कि जहाँ आपने जिक्र किया हमारे पड़ोसी ममालिक का कि हम जजीरे में तो नहीं रहते, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, तो वहाँ काम हो रहा है और ये जो माइंड सेट बनाया जा रहा है, ये जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये वहाँ से तासुर आ रहा है यहाँ। अब जो मदारिस जो कि यहाँ पर फतवा दे रहे हैं इस चीज़ के ख़िलाफ़, वहाँ पर भी कुछ ऐसे मदारिस हैं जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दे करके उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो क्या ऐसी भी कोई बात हुई है, ऐसा भी कोई सिलसिला हुआ है कि इस तासुर को ख़त्म करने के लिए एक कोई कैंपेन चलाई जाए और तालीमी एतबार से यानी बचपन से ही जो है वो बच्चों को ये बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है? इसमें तारीख़ी तौर पे ये है कि पुराने दौर में यानी जो रूसी वो एक ख़ित्ते में रूस की आमद थी 1980 के बाद, तो उसमें तो कुछ आस्करी तंजीमों ने मदारिस के नाम पर मराकज़ बनाए थे, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साबिक़ा जो हमारा कबायली इलाका था फाठा, उसके अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके यकीनन रवाबित जो हैं वो आसपास के इलाकों के साथ भी होंगे और वहाँ से वो कुछ फ़िक्री ग़िज़ा हासिल करते हैं। और फिर जिस तरह मैंने गुजारिश की कि चूँकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर कोई भरपूर निगरानी नहीं हो रही, तो इस तरीके से लोगों के जहनों पर वो असरअंदाज होते हैं और कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं लिया उनके साबिक़ा तरबियत याफ्ता लोग कि जो नीचे आकर और हमारे बाज़ इलाकों में मसलन गुज़श्ता हफ्ते में कुछ वाक़यात हुए और इससे पहले कुछ वाक़यात खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए, तो इस तरह के इक़दामात वो करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका क़िबला अयाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस सारे मामले पर बहुत अच्छे से रहनुमाई की और हमें समझाया है कि किस तरीके से ये हराम है और दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज हैं। बिल्कुल जी। और पैगाम पाकिस्तान जो ये फतवा जारी हुआ है इसमें बता दिया गया है कि तमाम उलमा कराम जो है वो एक ही पेज पर हैं और ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें अपने इदारों के साथ खड़े रहना होगा ताकि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जो शरारतें करते रहते हैं उन तक मैसेज पहुंच जाए। खैर, पड़ोसी ममालिक की शरारतों की अगर बात की जाए तो इस वक्त तो इतना शरीर पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है जिसने आईसीसी के वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवा तो लिया है, लेकिन ऐसे ऐसे रूल्स लेकर आ रहा है जो कि आज तक किसी क्रिकेटर ने ना देखे ना सुने। खैर, हमने बात भी की थी उसके बारे में और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, ये एक सवालिया निशान है और ये निशान अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है क्योंकि आने वाले 2 मैचेस ये फैसला करेंगे सहरिश के पाकिस्तान ने पहुंचना है सेमीफाइनल में या नहीं। पहला मैच जो है वो श्रीलंका और वो कौन सा है दूसरा? श्रीलंका न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। एजाज वसीम बाकरी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, भारत में ही मौजूद हैं और उनसे हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम एजाज। जी वालेकुम सलाम। इराज, सबसे पहले तो ये बताइए जो कल वाला सीन हुआ है ना, इसको लेकर के जो है वो क्या माहौल इस वक्त चल रहा है? क्योंकि टाइम आउट वाला जो आया है मामला, ये तो तारीख के अंदर लिखा जाएगा एंजेलो मैथ्यूज का नाम, क्योंकि वो पहले खिलाड़ी हैं अभी तक और वाहिद भी है। इसको लेकर के कोई गपशप चल रही है, कोई गहमा गहमी चल रही है कि हाँ जी अब टाइम पर आना है, टाइम पे जाना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है? कोई ऐसी पाबंदी, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा प्रेशर आया हो? जरा इसका माहौल बताएं, फिर हम सेमीफाइनल तक आते हैं। आप ये देखिए कि इस इंसिडेंट से पहले जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही थी वो डीआरएस की डिबेट चल रही थी कि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को जो डीआरएस में फेवर दिया जा रहा है उसकी बकायदा वीडियो सबूत तस्वीरें लगा के क्रिकेट फैंस सिर्फ बात ही डीआरएस पे कर रहे थे।
और कैसा डिबेट चेंज हुई है। कोई अब डीआरएस की बात ही नहीं कर रहा, सब उस टाइम आउट की बात कर रहे हैं जो कि रूल्स के तहत तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि रूल्स में ये है कि आपने 2 मिनट के अंदर आके बैटिंग करनी होती है। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने जो कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, उन्होंने एक तो बहुत गुस्से का इजहार किया और श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप का ये वाहिद मैच था कि मैच खत्म होने के बाद टीमों ने आपस में हाथ भी नहीं हिलाया और एंजेलो मैथ्यूज कहते हैं कि शाकिब बांग्लादेशी कौम और बांग्लादेश के लिए मेरे दिल में अब रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है। तो हुआ यूं कि जब मैथ्यूज बैटिंग करने के लिए अपने स्टांस के ऊपर खड़े थे तो उन्होंने अपने बैट की जो है ना वो ग्रिप, हेलमेट की ग्रिप खींची तो वो टूट गई। तो इखलाकी तौर के ऊपर आईसीसी ने ये रूल्स बनाए हुए हैं। अब तो ये ताबिश यहां तक भी ये इंटरनेशनल रूल है कि आप अगर स्पिन बॉलर के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो हेलमेट के बगैर नहीं कर सकते हैं, और फास्ट बॉलर को हेलमेट के बगैर आप एक गेंद भी नहीं खेल सकते हैं। हाँ, ये वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की मौत के बाद हुआ था जो काउंटी चल रही थी वहां। एक तरफ आईसीसी कंकशन के रूल्स बनाता है कि सेफ्टी बनाता है, और उस एक बंदे का हेलमेट टूट गया है तो टूटे हुए हेलमेट के साथ वो गेंद कैसे फेस करता, और सारी तनकीद शाकिब के ऊपर हो रही है क्योंकि अंपायर ने। अच्छा, ये सारे वाकयात और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने देखी इजाजत। अभी जो मेन इशू चल रहा है ना, अब उस पे आ जाते हैं। ये बताइए, हारिस रऊफ जो है वो कल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अच्छा, इसका जवाब लेंगे फहीम, का टाइम काफी कम रह गया है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास एजाज वापस आएंगे, फिर जानेंगे कि हारिस को आखिर क्या हुआ और अभी उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और एजाज वसीम बाकरी जो कि भारत में मौजूद हैं वो भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा बड़ी जबरदस्त मेहमान है जो कि इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी है। इनका तारुफ मैं पहले आपसे करवा देती हूँ, उसके बाद इनसे भी बात होगी, उनसे भी बात होगी। बात तो खेल की है, तो जनाब क्रिकेट के साथ साथ हमको स्क्वॉश की बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, स्क्वॉश की भी बात करनी है, और स्क्वॉश की दुनिया में पाकिस्तान अपना एक खास मकाम रखता है। लेकिन जब बात हो एक ही घर की 3 चैंपियंस की, तो दुनिया में इसकी मिसाल और शायद कहीं पे भी नहीं मिलती है। लेकिन ये एजाज भी पाकिस्तान के पास है। यहां 3 बहनों ने स्क्वॉश की दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है, और आज हीरो पाकिस्तानी सेगमेंट में पाकिस्तान की ऐसी 3 बहनों से आपकी मुलाकात कराएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेंजामिन सिस्टर्स के बाद ये 3 बहनें आ रही हैं। वाकई ऐसा ही है, इस दौरान हमें और कोई 3 बहनें नहीं मिली। बिल्कुल। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है महानूर और सहरिश एंड महविश, और ये तीनों क्या कमाल स्क्वॉश खेलती हैं। इनसे मेरी पहले भी मुलाकात रही है, तो अभी हम इनसे और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इतना कमाल स्क्वॉश खेलती हैं कि अब हम क्रिकेट पे बात करेंगे और फिर आप तीनों से जो है वो बात करने के लिए। एजाज, आपसे हम ये पूछ रहे थे कि हारिस को क्या हो गया है, कल हॉस्पिटलाइज हुए, तबीयत उनकी कैसी है, क्या हुआ? क्या पसलियों का मसला सुना है फिर से उठ गया है, और ये भी हो सकता है कि उनकी जगह अबरार आ जाए, क्या ये सही है? एक तो आप अबरार को ये वर्ल्ड कप खिलवा के रहेंगे, और जो कि मुझे नहीं लगता कि उसको ये वर्ल्ड कप में खेलने देगा। यार मैं क्या करूं, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा हूं लेकिन आ ही नहीं पा रहे। देखिए, श्रीलंका में जब एशिया कप हो रहा था तो तब भी हारिस रऊफ को पसलियों में दर्द हुआ था। भारत के खिलाफ मैच में वो 5 ओवर करवाए, उन्होंने 5 ओवर छोड़ दिए थे, और जो कि हमें बहुत महंगे पड़े थे वो 5 ओवर। ये 10 भी बड़े महंगे पड़े। तो ये बिल्कुल ऐसा है, इस वर्ल्ड कप में 80 ओवर अब तक वो कर चुके हैं, और उन्होंने तकरीबन 500 के करीब स्कोर कर माशाल्लाह, डीकॉक का रिकॉर्ड तोड़ रहे वो। यस, ऐसा ही है, वो डीकॉक टॉप पे है, तो हारिस भी उनके पीछे पीछे है। तो यहाँ उनको कोलकाता के अंदर हॉस्पिटल के अंदर उनका एमआरआई हुआ है, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे, दाखिल नहीं हुए थे, सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट्स टेस्ट के लिए वो आए थे, जो कि तसल्ली बख्श है, टीम इंतजामिया की तरफ से बताया गया है, और उनको अब मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि ये उनका पुराना दर्द था, और इसी पसलियों के दर्द की वजह से वो एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेले थे, क्योंकि एशिया कप के पहले एक मैच के अंदर उनको तकलीफ हुई थी तो उनको छोड़ना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो अब 11 तारीख को वो मैच खेलने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि वो जिस तरह की स्पीड में बॉल करते हैं, वो 130 पे तो गेंद करवा नहीं सकते हैं, उससे तो 150 पे बॉल करवाना होता है, तो 130 पे तो उसको जो 80 रन पड़ते हैं वो 160 पड़ जाएंगे, तो इसलिए तब्दीली होगी टीम में। अच्छा, वसीम अकरम ने स्टेडियम में आके रोका था इन्हें एशिया कप में, जब ब्रेक हुआ था, शायद बारिश का वक्फा था, पता नहीं क्या था, लेकिन वसीम अकरम आए थे और वसीम भाई ने जो है वो कहा था कि हारिस को कि ये मेजर इंजरी में जा सकता है, तो तुम इस पर रेस्ट ले लो, ये वही वाली इंजरी जो है दोबारा उठ गई है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही पसलियों का दर्द है। ओके। अच्छा, अब इसी दर्द के साथ शादाब भी शामिल है ना? उनकी बीमारी का भी देख लेते हैं, उन्हें भी चोट लगी थी। सारे बीमारों का हाल है, हाँ, मैं कहता था एक साथ टीम पता चल जाए तो फिर आराम से खेलेंगे। शादाब को भी बॉल लगी थी, वो उनका क्या हाल है, वो आ रहे हैं?
शादाब को बॉल नहीं लगी, उनका सर जमीन पे लगा था दौरान फील्डिंग, तो कंकशन के अंदर वो रहे हैं। 1 हफ्ते का प्रोटोकॉल उनका पूरा हो गया है और टीम इंतजामिया उम्मीद कर रही है कि शादाब कोलकाता में खेलेंगे, लेकिन वो परफॉर्म क्या करेंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अब ये सारे जितने भी इंजर्ड खिलाड़ी थे ना, उन सब की बात तो हो गई। अब जरा एक बड़ी दिलचस्प खबर है सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश कर रही है, तो मैं चाहूंगी जरा थोड़ा सा आप इस पे इजाज़त हमें बताइए कि हकीकत क्या है। सुनने में आ रहा है कि हमारे जो कप्तान है बाबर आजम साहब, उनकी दिसंबर में शादी होने जा रही है और वो अपनी शेरवानी खरीद रहे हैं भारत में 7 लाख रुपए की। तो जरा बताइएगा कि शॉपिंग चल रही है या वाकई बस ये खबरें हैं? देखिए, टोटल फेक न्यूज है। ऑफिशियली बाबर आजम की तरफ से पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर के जरिए ये जो ट्रैवलिंग मीडिया है उसको बताया गया है कि उन्होंने यहाँ कोई शॉपिंग नहीं की है। सिर्फ 4 मरतबा इस पूरे 1-1.5 महीने में टीम इंडिया में मौजूद है, 4 मरतबा ये बाहर निकले हैं अपने होटल से और सिर्फ रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए, कोई शॉपिंग नहीं किया। ये लोकल इंडियन मीडिया ने कहीं से कोई चीज फैला दी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। चलें, अच्छी बात हो गई है। कोई सवाल आपका? नहीं जनाब, शादियां भी हो गई हैं और बीमारी खुशी सब हो गया, सारी दुख बीमारियां हो गई। अल्लाह करे हम जीत जाएं, दुआएं भी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू इजाज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इंडिया में और एंजॉय कीजिए वेदर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अब वापस आ जाते हैं जी स्क्वाश पे, जो हमारे साथ चैंपियंस मौजूद हैं। सारिश, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे इनके वालिद साहब ने अभी बताया ब्रेक के दौरान कि इन्होंने जो है वो एशियन जूनियर टाइटल जीता हुआ, ये चैम्पियन है एशियन जूनियर, वो पाकिस्तान अंडर 15 चैम्पियन है और वो जो है वो 17 नेशनल इंटरनेशनल टाइटल्स जीत चुकी हैं, जिसमें 2 सिल्वर इंटरनेशनल मेडल्स भी मौजूद हैं। तो माविश, अभी आप रिसेंटली चाइना से आई हैं, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये था कि सीनियर्स के साथ खेलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और न्यू चीज़ें देखने को मिली, गेम्स देखने को मिली, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने से सीनियर्स के साथ खेला, अच्छी फाइट की। सीनियर मतलब ऑल एशिया में जितनी भी टॉप की प्लेयर्स हैं सीनियर, उन सब के साथ खेला। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जाऊँ। ज़बरदस्त। तो अभी ये बताएं आप तीनों 1 बाय 1 कि ये रिसेंटली कोई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, और तैयारी एक साथ करते हैं या जब साथ में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो वही घरेलू माहौल शुरू हो जाता है? ये होता है कि अभी तो रिसेंटली हमारा है कि ब्रिटिश जूनियर का और स्कॉटिश जूनियर का, सो ये एक साथ ही टूर्नामेंट है, तो हमें वहाँ जाना है। बट थोड़े हर्डल्स होंगे जाने के लिए, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती है, बट हम अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ते। हम कहते हैं हम कोशिश करेंगे, अल्लाह देखता है, हमारे लिए वो रास्ते खुद ही बना देगा। नहीं तो माविश, अब आपकी तरफ सहरिश की तरफ अब आते हैं जो मेरी हम नाम है। मुझे ये बताइएगा कि क्या जो रुकावटों की या हर्डल्स की बात की उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो पूरे दिन में, और पढ़ाई कैसी साथ चल रही है, कैसा जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत टफ। अच्छा, पूरा दिन बिजी रहता है, बस रेस्ट के लिए हम लोग घर आते हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, फिजिकल करते हैं, अपना सारा गेम 6 से 7 घंटे तक हमारा पूरा दिन गेम चलती रहती है, बीच में रेस्ट करते हैं, फिर जब रात को आते हैं तो बस 1-2 घंटे होम स्कूलिंग करते हैं हम लोग, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर बस सीधा सो जाते हैं। ये पूरा दिन चलता रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मानूर बहुत चुप बैठी हुई है, आप बताइए आपको खेलने नहीं देते? आप सबसे छोटी हैं, आपको क्या कहते हैं जाओ रैकेट लेकर आओ? क्या उधर बैठ जाओ, पानी की बोतल लेकर आओ, अभी हम प्रैक्टिस कर रही हैं, ये हमें कहती है। ये कहती है? क्या बात है। अच्छा, आप तीनों के कोच जो है वो आपके फादर हैं, तो ये दंगल मूवी देखने के बाद या पहले हुआ? मतलब उनकी भी ख्वाहिश है हमारी छोरियां गोल्ड लावेंगी? बिल्कुल, उनका तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर बनाया। इसको नहीं बोलने देना है ना, कसम खाइए ना दोनों। मैंने मानूर से स्पेसिफिकली ये सवाल मानूर से पूछा है नाम लेके, लेकिन दोनों बड़ी बहनों ने बोलने नहीं देना। अच्छा मानूर, आप बताओ। बाबा ने हमारे साथ पहले बहुत मेहनत की है, लेकिन इस मूवी से पहले भी वो करते रहे हैं और इससे पहले हम लोग चैंपियंस थे, और इनसे भी हम लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं कि हमारी तरह और भी लड़कियां हैं जो इतनी मेहनत कर रही हैं और मुल्क का नाम रोशन करना चाह रही हैं। तो अभी मुझे ये बताओ ना कि बाबा ने मेहनत करना क्या आप लोगों पे छोड़ दी है? पहले तो बहुत की है, अब आगे का बताएं। अभी तो जर्नी है, अभी तो स्टार्टिंग है हमारी। अभी हम लोग एक ट्रैक पे आए हैं, अभी हमारा जो है तो वो ट्रॉफीज़ लेने का, विनर चैंपियंस बनने का, मुल्क का नाम रोशन करने का अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है। आई मीन टू से, मतलब फ़हीम का भी आई थिंक यही पूछने का मकसद है कि अब्बा जान आपके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग आपको दे रहे हैं, ये 6-7 घंटे वो मुस्तकिल आपके साथ होते हैं, वो सब मैनेज कर रहे हैं, ये सब बताओ ना। वही तो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं वो हमारे लिए। मतलब सुबह से जब हम लोग जाते हैं
तो वो हमारे लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं और सब कुछ, मतलब हमें ट्रेनिंग कराते हैं। और हमारे जो कोच है रियाज खान, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो हम ब्रिटिश जूनियर की तैयारी में हैं। रिसेंटली रियाज सर की वजह से हमने इतनी इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, अच्छा। वो बहुत मेहनत हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे बाबा हमारे साथ सुबह से लेकर दोपहर तक हमारे साथ होता है और हमें हर चीज़, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते। बिकॉज इन पाकिस्तान एज अ वुमेन आपको बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। सो मेरे बाबा ने हमें कभी वो फेस करने को नहीं दिया, क्योंकि मेरी मदर, मेरे फादर, हमारे पेरेंट्स, मेरा भाई भी खेलता है, तीनों हमारे साथ 24 घंटे होता है हमारे साथ। गेम के वक्त, ट्रेनिंग के वक्त हमें आना ले जाना सब वो करता है, क्योंकि पापा का ये गोल है कि वो हम लोगों को, अपनी बेटियों को वो इस तरह देखे कि कहीं इस मकाम तक देखे, पाकिस्तान का नाम जाकर रोशन करे। बिकॉज व्हेन आई वेंट टू एशियन जूनियर एंड एशियन गेम्स, तो जब मैं पाकिस्तान का कलर ये मैंने पहना हुआ है, जब मैं ये पहनती हूँ आई फील सो प्राउड। मुझे इतना प्राउड फील होता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी ये इतनी बन गई हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो एक अलग फीलिंग्स होती है जब आप सब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का कलर पहन कर जाते हो। एक पैट्रियोटिज्म होता है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, जिसके साथ आप उतर जाते हैं कि बस अब अपने लिए नहीं खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, चांद सितारा है इसकी इज्जत के लिए खेलना है, ये सब जिलाली परचम है इसके लिए खेलना है। एग्जैक्टली। और मैं इसका क्रेडिट आपके फादर को ही दूंगा, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो अपब्रिंगिंग है, यहाँ पर लड़कियों को उनके गोल्स के बारे में नहीं बल्कि उन्हें गोल रोटी बनाने के बारे में ज्यादा सिखाया जाता है कि बेटा ये सीख लो, आगे जाके करना तो यही है तुम्हें। और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लड़कियों को भी आप इतनी आज़ादी दें जिसकी वो हकदार है, और बराबरी का अगर उन्हें मौका मिलना, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए हर मैदान में। आप लोगों को मौका मिला, आपने बड़े बड़े लड़कों को जो है वो पीछे छोड़ दिया, इतने टाइटल्स ले लिए, ये नहीं है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब इस सब में जो चीज़ एक काबिल गौर है वो हर्डल्स है, जिसका आपने जिक्र किया। ये हर्डल्स किस किस्म की हैं और आप क्या पाकिस्तान में फ्यूचर देख रही हो स्क्वॉश का? ये हल होंगी, हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान जैसे पहला नाम बनाया था, लाइक जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान, दैट वाज अलग फेस, वो कोई अलग ही वो थी। उसके बाद से पाकिस्तान थोड़ा नीचे आने लग गया। बट टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लड़कियों में, बॉयज़ में बहुत टैलेंट है, सिर्फ उनको पॉलिश करना है, सिर्फ उनको आगे लाना है। वो टैलेंट कोई आगे नहीं ला सकता। तो मैं यही कहूँगी कि उस टैलेंट को आप सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल आपको पता है स्क्वॉश भी बहुत महंगी होगी, बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये। कोई भी कहता है कि स्क्वॉश रैकेट उठा के आप जाओ, एक रैकेट भी बहुत एक्सपेंसिव है एक एवरेज पर्सन के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। सो हर्डल्स इस टाइप की भी आती है। फिर आगे जब आप चैम्पियन बन जाते हैं, पाकिस्तान का नंबर 1, नंबर 2 इस तरह बन जाते हो, उसके बाद ज़्यादा हर्डल्स आती है। तो आपने उस हर्डल को फेस करने के बाद ही आप आगे प्लेयर बनोगे। लाइक फाइनेंशियल हर्डल्स होगी, बिकॉज हमें प्लेयर्स नहीं मिलते, हमें प्लेयर पाकिस्तान में नहीं बनना। वी वांट टू गो लाइक वर्ल्ड वाइड, हमने पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड में रिप्रेजेंट करना है। सो वो थोड़ा टफ हो जाता है। पाकिस्तान में तो कोई भी आप आ जा सकते हो, खेल सकते हो टूर्नामेंट, बट ज़्यादा मसला होता है जब आप इंटरनेशनली खेलते हो। ये एक रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी टीम्स नहीं आती हैं अभी भी, और इस तरह के खेल्स के लिए जो कि मेन स्ट्रीम पे नहीं है, जैसे क्रिकेट और हॉकी के लिए तो फिर आ जाते हैं। पर जिस एरा का आपने जिक्र किया, वो एरा तो गोल्डन एरा था पाकिस्तान का, सिर्फ स्क्वॉश के लिए नहीं, हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए। और हमारी फुटबॉल की टीम स्टैब्लिश हो गई थी, जापान गई थी, वापस नहीं आ सके लेकिन गए, और बहुत सारे जो है वो खेलों के लिए डेवलपमेंट चल रही थी उस एरा में। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि सारी की सारी चीज़ें नीचे आने शुरू हो गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ से हीरो पाकिस्तानी अपना ये सेगमेंट करते हैं जिसमें आप तीनों भी आई हुई हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन हो गए, लेकिन एक उनका गिला है जो कि आप लोगों का भी है, एक्सपोजर। क्रिकेट को जो एक्सपोजर मिल रहा है वो स्क्वॉश को नहीं मिल रहा है, किक बॉक्सिंग को नहीं मिल रहा है, बॉक्सिंग को नहीं मिल रहा है, आप बात करें वॉलीबॉल की, उन्हें नहीं मिल रहा है। ये एक अलमिया है जिसके ऊपर बात करनी होगी। और आप लोग जब टाइटल जीत कर आते हैं, डेफिनेटली ये सोच के एयरपोर्ट से निकलते होंगे कि एक वेलकम होगा, हमने चाइना को हराया, हम इंटरनेशनली जीते हैं, तो ये एक फीलिंग आती होगी। और जब देखते होंगे कि यार किसी को पता ही नहीं है तो क्या होता है। अच्छा, अभी जब आप लोग जा रहे हो स्कॉटिश जूनियर्स के लिए और ब्रिटिश के लिए, तो उसके लिए स्पॉन्सर्स का अरेंज हो गया या अभी होना है? तैयारी कैसी है? तैयारी तो हमारी ट्रेनिंग लिहाज से तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, मेहनती हम बहुत है, हार्ड वर्किंग हम बहुत है, दिल से ट्रेनिंग करते हैं।
बट बाद में जब आपको पता लगता है कि जा नहीं सकते हम, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो जो दिल होता है वो टूट जाता है। तो फिर आप अगले टूर्नामेंट के लिए वो मेहनत नहीं कर पाते जो इस टूर्नामेंट की आप करते हैं। बट हम वैसे नहीं है, हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह देख रहा है हमारी हार्ड वर्किंग, वो हमें आगे हर्डल्स को क्रॉस करने का मौका देंगे। ज़बरदस्त। तो सारी पूछा था कि जब आप जीत कर आते हैं टाइटल तो क्या फील होता है, बल्कि इंटरनेशनल तो ज़्यादा आपने खेला है ना, तो बताइए फिर क्या। कहूँगी कि आप मानूर से पूछो, आपको ज़्यादा मैं मुझे पता था कि मानूर से पूछना पड़ेगा, मैंने इसीलिए फ़ौरन स्विच कर दिया कि बताइए। मेरी फीलिंग ये थी जब मैं अपना पहला टूर्नामेंट खेली मलेशिया में, मुझे लगा कि रिपोर्टर्स होंगे एयरपोर्ट पर, यू नो, पापराज़ी, फ्लैशर, या सो जब मैं आई तो सिर्फ मेरी मम्मा थी, एक दो कोचेस थे और बस कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल्स। बाबा भी थे, बाबा थे, वो तो थे। इग्नोर किया है भाई, अयाज भाई का नाम हो रहा है सिर्फ, आरिफ साहब को कोई पूछ ही नहीं रहा। आरिफ साहब, अयाज साहब को कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई, ये क्या मसला है? वो बस मैं इतना डिसहर्ट हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ऐसे टाइटल जीतूंगी कि फिर सारी मीडिया होगी। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ तीनों को बेहतरीन तरीका का, ठीक है ना, ये रिपोर्टर की किसी को कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, ये हमारे पास फोन है, सोशल मीडिया, ये फोन है, ये हमने लिया इंस्टाग्राम, ये लगाया हैशटैग वर्ल्ड चैंपियन, खत्म कहानी। अच्छा फॉलोअर्स भी आ जाएंगे। आप तीनों माशाल्लाह भी बता रहे हो कि बड़ी मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग सब कुछ होता है, ये सुबह उठने में कौन तंग करता है कि नहीं उठा जा रहा? यार साहब मुझे लग रहा है वो this one, no, दोनों इस तरफ इशारा कर रही हैं। मैं सबसे पहले उठती हूँ। no. मैं जो ना बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ चलती हूँ। मैं फिक्स 9 बजे मैं सोया, इनको भी सुलाती, इनसे मोबाइल लेकर सो जाओ मैं सुला देती हूँ। आपकी बात मानती है? बिल्कुल मानती है। असल में हम प्लेयर्स ऐसे, हम सिस्टर्स भी है, प्लेयर्स भी है। बाबा ने चूँकि स्क्वॉश नहीं खेली, वो बाकी गेम्स लाइक उन्हें बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं, बैडमिंटन भी खेल चुके हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो उनने सारी गेम्स की बस स्क्वॉश नहीं की। लेकिन स्क्वॉश का एक अलग ही सिस्टम होता है, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। मैं समझती हूँ अब इसकी फीलिंग अभी क्या हो रही है, उसकी फीलिंग क्या हो रही है, गेम से पहले क्या फीलिंग होती है, गेम के बाद क्या होती है, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे होते हैं। तो ये है कि ट्रेनिंग वाइज एक दूसरे का ख्याल रखना, डाइट पे फोकस करना, बाकी सब चीज़ों मैं इनके साथ क्या होता है, इनके स्कूल में भी इनके साथ हेल्प करती हूँ, बैठी होती हूँ इनके साथ। तो आप लोग होम स्कूलिंग करते हो, तो कौन सी क्लास में हैं आप लोग? मैं A-levels अभी मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। और आप? 7th। आप दोनों 7th में हो? मैंने असल में शुरू में क्या कह सकते हैं, मैं 2 क्लासेस फेल होना कह सकते हैं, फेल कोई नहीं हुआ। जंप करना कह सकते jump करना हैं, कह स्किप करिए, जंप किए, ठीक है। मैंने कहा पता कर लेते हैं, या तो वो फेल हुई होंगी या तुमने जंप की एज अ होगी। स्पोर्ट्समैन वैसे आपका दिमाग भी बहुत शार्प होता है, तो आप स्कूल में भी बहुत अच्छे होते हो। हाँ, आपके स्किल्स काफी अच्छे हो जाते हैं, आपके लेकिन एंगल्स वही भी बात अच्छे है ना कि इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए कि बिल्कुल। उठना है, ट्रेनिंग करनी है, ये गोल अचीव करने हैं, और हम जैसे लोग जो अक्सर ये सोचते हैं चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, that's true। ये वाली मोटिवेशन नहीं मॉर्निंग शो के लिए आ रहे होते हैं, 3 कप काली कॉफी पीनी पड़ती है कि भाई आंखें तो खुले। हम बहुत मतलब ये होता है कि हमें पता होता है हमने आज ये करना है, आज वो करना है। कभी कभी बॉडी इतनी थक जाती है कि घर आते हैं तो मम्मा, एक तो मम्मा हमारी बहुत मतलब सपोर्ट करती है, पहले नहीं करती थी, पहले करती थी कि मैं मदरसा जाती थी, मैंने तर्जुमा शुरू किया था। अभी मैं बिल्कुल, मेरी मम्मा बहुत रिलीजियस पर्सन है, तो वो हमें रिलीजन के भी वे पे हमें बहुत लेकर जा रही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अल्लाह के बहुत क्लोज है, और हम चाहते हैं कि रिलीजन वाइज भी हम बहुत अच्छे बने और दुनिया में भी हम बहुत अच्छे बने। तो हमारी मम्मा और बाबा दोनों को हमारे साथ लेकर चल रहे होते हैं। फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स में भी हमें बहुत टफ हो जाता है कि हम दोनों को एक साथ लेकर चलें, लेकिन हमारी मेहनत सब देख रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम यही मेहनत जारी आप रखें। तीनों की मेहनत में मुझे जहाँ तक लगा है ना कि अभी तक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना वो अयाज साहब का है, तो मैं चाहूँगा कि अयाज साहब को यहाँ पे बुलाया जाए और उनकी हौसला अफजाई कराई जाए। बाबा, हाँ बाबा, आरिफ, ओ सॉरी आरिफ साहब, अयाज तो कोच थे ना यार, तुमने रियाज, कोच, रियाज साहब इतने कोच मिला दिए तुमने, मैं आरिफ साहब को भूल गया। रियाज सर is also best। रियाज सर को इतना मिला दिया। सोच रही थी आरिफ साहब जो है, हाँ आरिफ साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ बैठे हैं। आरिफ साहब जरा इधर आए ना ताकि हम सबको बताएं तो सही कि आपने, हाँ भाई हम इन्हें आपको जो है तीनों बेटियों को, बेटा आप ही के अब्बू हैं, खड़े हो, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं आपके बाबा को। हाँ बहुत अच्छा, जबरदस्त, सर, बेहतरीन, कांग्रेचुलेशन सर, क्या बात है माशाल्लाह, जो ट्रेनिंग आपने दी है बच्चों को, वाकई ये एक मिसाल है जी। आरिफ साहब जो हैं, अगर आप लड़कियों के फादर हैं और आपकी माशाल्लाह से
बेटियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, जो भी है। तो ये देखिए किस तरीके से इन्होंने जो है वो दुनिया के सामने जो है वो पेश किया है कि जी नाम कर दिया पाकिस्तान का, ना सिर्फ मुल्क का नाम किया है रोशन, अपने खानदान का नाम किया है। और बहुत सारे हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं बेटियों के। सबसे बड़ी बात है कि मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें बच्चियों को इस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जाता कि जनाब पढ़ो, पढ़ाई करो या दीन के ज़्यादा करीब हो जाओ, घरेलू काम सीखो। तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बेटियों को माशाल्लाह आप जिस तरीके से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और बेटियों को बेटा समझ कर ही ये एक मिसाल है। और मैं ये कहता हूँ कि जी बेटी और बेटे में फ़र्क ही क्यों होना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आता है। कि अगर आप देखें तो सुन्नत तरीका भी अगर आप देखें तो एक सिलसिला जो चल रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी आल जो है उनकी बेटी से चली है। तो बेटी को इज्जत देना, एहतराम देना, ये आपका दीन भी सिखाता है, आपकी दुनिया भी आपको यही सिखाती है, ना कि आप उन्हें घर में बिठाएं। आप देखें वो उनके फादर जो है, मैं इसलिए उनके लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि वो सुबह से साथ होते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं तो भी साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है माशरा कैसा है। उस माशरे की बुराइयों को सामने रखते हुए ये जो है तीनों बेटियों को जो है वो इस तरीके से पाल रहे हैं। थैंक यू सो मच आरिफ साहब। बिल्कुल, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस तरह से अपनी बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे, हौसला दे, आपकी बेटियां आपके सर का ताज साबित हो और आप इसी तरीके से आपकी आंखों की ठंडक बनी रहे, इन पे मेहनत करते रहेंगे, मुल्क का नाम रोशन करती रहें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या ख्याल है फ़हीम साहब, आप एक ब्रेक ले लें? वक्फा जरूरी है जी, और एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब एक बहुत अहम खबर है जो कि खतरे की घंटी भी है। कॉन्गो वायरस के केसेस बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं और जनाब की तेज़ी के साथ फैल रहा है। कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कोयटा से एक डॉक्टर को कराची मुंतकिल किया जा रहा था लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ गए। कोयटा में 5 डॉक्टर समेत मेडिकल अमले के 11 अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं और कराची समेत मजमूई केसेस की तादाद कम से कम 57 हो चुकी है। जानवरों से ये लगता है क्या होता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए वज़ीर सेहत सिंध हैं डॉक्टर साद इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि डॉक्टर फैसल महमूद आगा खान से वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं डॉक्टर साद आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा अभी तक कराची में कितने केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और कितने केसेस दूसरे शहरों से कराची लाए गए हैं और इनके ट्रीटमेंट के लिए कोई ख़ास इक़दाम किए गए? ये एक्चुअली मेन प्रॉब्लम जो है ये क्वेटा का है एंड क्वेटा में मेजर इशू हुआ था। वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे जब हमारा कांटेक्ट हुआ था तो उनको वहाँ पे फिर यहाँ पे केयर की ज़रूरत थी, जिसमें आगा खान हॉस्पिटल ने मेन जो है इशू किया था सपोर्ट का। बट ऑब्वियसली उनके बेड्स जो थे लिमिटेड थे, जिसके बारे में फैसल महमूद साहब आपको आई एम श्योर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। हमने यहाँ पे जो हमारा इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल था उसमें उनको इनिशियली 6 बेड्स आइसोलेट कर दिए थे कि जो वहाँ पे उनको टेक केयर करेंगे। 2 पेशेंट्स उसमें ट्रांसफ़र हुए थे जो मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन थी। तो कराची का और सिंध का एज़ फार एज़ आई नो इतना बड़ा मसला ये नहीं है कॉन्गो वायरस का, बट मसला तब बनता है जब हम एहतियात नहीं लेते हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के अंदर हमने डायरेक्टिव इशू किए हुए हैं सबको कि जी आपने जो इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए। कोई भी पेशेंट जो सस्पेक्टेड है उससे आपको जिस किस्म की डॉक्टर्स को एहतियात करनी है, नर्सेज को, टेक्नीशियंस को जो उसको हैंडल कर रहे हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यही है कि जो हमने एक एडवाइजरी डाल दी है जिसमें एनिमल्स का और टिक्स का, ये क्योंकि ये टिक बॉर्न डिजीज़ है, टेक्निकल ज़ाहिर फैसल साहब अगर मौजूद है तो ही इज़ अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आई थिंक वी आर। जी डॉक्टर साद साहब, वो टेक्निकलिटीज़ के लिए हम डॉक्टर फैसल साहब से रब्ता करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोयटा में आपने बताया कि ये शुरू हुआ, स्टार्टिंग वहाँ से थी और फिर वहाँ के पेशेंट अब यहाँ आ रहे थे, तो ये ब्रेकआउट जो है वो कराची में और सिंध भर में जो है वो हो गया है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए जो पॉलिसी लेट मी स्टॉप यू देयर। जी, ब्रेकआउट नहीं हुआ है कराची एंड सिंध में, ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये ब्रेकआउट तो काफी आ गए सिंध में। नहीं सॉरी, कराची में तो केसेस हैं। कराची में जो केसेस हैं वो ओरिजिनल कराची से तो केसेस नहीं है जी। तो अच्छा, वो दूसरे शहरों से आए हैं तो ये तो बलूचिस्तान का एक इशू हुआ, क्वेटा का, उसकी वजह से हुआ। और जाहिर है जो मेजर्स लेने चाहिए थे, ऑब्वियसली प्रोबेबली टू बी फेयर, हो सकता है वो इनिशियली सस्पेक्ट ना कर रहे हो,
और उन्होंने वो एहतियात नहीं की जो करनी चाहिए थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा गवर्नमेंट लेवल पर क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं प्रिकॉशंस के लिए कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए, और दूसरा हुकूमती लेवल पर कोई बजट वगैरह एलोकेट किया गया है कि बाकायदा प्रॉपर साइट पे अलग से वार्ड हों या ट्रीटमेंट के लिए कुछ ज़ाहिर फंड्स भी चाहिए होंगे, कुछ हो रहा है इस हवाले से? देखिए जी, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं अभी इतने के हम इसको हैंडल कर लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन भी जहाँ पे हमें लगा कि नहीं है दिस इज़ समथिंग दैट विल रिक्वायर मोर देन व्हाट वी हैव, तो ऑफ कोर्स हम कर लेंगे, लेकिन अभी आई थिंक वी आर ओके एंड वी आर रीजनेबली वेल इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ इट। डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डीजी हैं उन्होंने इंटीरियर सिंध में भी सारी एडवाइजरी सबको भेज दिया है। वी हैव एक्चुअली इन्फॉर्म्ड ऑल हॉस्पिटल्स टू टेक स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स इन एनीबडी हु कम्स विद सस्पेक्टेड सिम्टम्स जो इसके होते हैं। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है वी हैव एक्सपर्टीज़, जो आईडी हॉस्पिटल हमारा है वो उसके अंदर जो कुछ हमारे डेडिकेटेड बेड्स होते हैं आइसोलेशन के वो हमने उनको डेडिकेट कर दी। ठीक हो गया। आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर जहाँ पे ये स्लॉटर हाउसेज हैं, जहाँ पे ये एनिमल्स का मामला है, उसको भी हमने एडवाइजरी इशू कर दी है। अब देखें इसमें बहुत सारा मसला ये है कि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं लेकिन जाके हम हाथ से तो लोगों को नहीं समझा सकते। एहतियात जो है वो आवाम को ही करना है और इसकी अवेयरनेस की हम कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हमने आपका वक्त भी लिया है। इनफैक्ट डॉक्टर आमिर जो बलूचिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी बड़ी अच्छी एक वीडियो है एंड वो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी की हुई है एंड इट कवर्स अप एवरीथिंग, बड़ी उसमें अच्छी डिटेल के साथ है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी है मौजूद, अब लोगों को एहतियात करनी है और हमने जो प्रिकॉशंस लेनी है आई एम श्योर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ी सी डिटेल जो है वो इस वायरस के बारे में ले लेते हैं ताकि अवेयरनेस की जहां आपने बात की है तो हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोगों तक जो है वो ये पता चल जाए कि जी इस वायरस के क्या किस तरीके से सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे जो है हमने रिपोर्ट में भी देखा है, लेकिन डॉक्टर फैसल जो है वो ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों से ये वायरस जो है वो आपको लग सकता है। तो डॉक्टर फैसल साहब ज़रा बताइएगा इस बारे में थोड़ा। जी अस्सलाम। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने कि ये जो केसेस हैं ये दो तरीके से इंसानों में लगते हैं या फिर जानवरों से, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में था, एंड वो सबसे कॉमन तरीका यही होता है, सबसे बकरीद में यूजुअली हम ये केसेस देखते हैं, मगर ये इंसान से इंसान जो है वो ब्लड के थ्रू फैल सकता है एंड दैट्स व्हाई हॉस्पिटल में अक्सर में ये केसेस देखते हैं, स्पेशली अगर प्रिकॉशंस नहीं ली जाती हैं या ऑब्वियसली हमको पता नहीं होता कि पेशेंट किस चीज़ के साथ आ रहे हैं, तो गलती से भी ये एक्सपोजर हो सकते हैं। तो ये जो जितने भी केसेस अभी जो हम देख रहे हैं वो ये अस्पताल के थ्रू ही लगे हैं एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि कराची में कोई केसेस नहीं है, सिंध में कोई केसेस नहीं है, जितने भी रिपोर्ट हुए हैं वो सब यही जो क्वेटा से यहाँ जो मुंतकिल में है हमारे पास। सही। अच्छा मुझे बताइएगा अब ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल्स में, क्या पेशेंट्स की तादाद आप देख रहे हैं? चूँकि अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कराची के स्पेसिफिकली अपने केसेस नहीं हैं, लेकिन बाहर से जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है और ये कितनी देर में इंसान इससे रिकवर हो जाता है? तो देखें जो केसेस हमारे पास जो आए हुए हैं, चूँकि कॉन्गो या ये वायरस जो है ये नया वायरस नहीं है, हमारे पास सेट प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि इस पेशेंट इस बीमारी के साथ कोई पेशेंट आता है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो ही गए टू स्टार्ट ऑफ विद। जो पेशेंट्स हैं उसमें कुछ जो हैं वो थोड़े से बीमार हैं, कुछ जो हैं वो एक्चुअली रिकवर हो रहे हैं, सो मिक्स्ड है एंड रिकवरी जो होती है इसके अंदर ये बिल्कुल डेंगू की तरह कुछ लोगों को बहुत ही माइल्ड बीमारी होती है, कुछ को थोड़ी सीवियर होती है। ट्रीटमेंट जो है वो सभी को मिल रही है, ट्रीटमेंट ऑब्वियसली डिपेंड करता है सीवियरिटी क्या है। अच्छा वैसे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं जी? जी बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर फैसल ने जो बताया इसमें ऐड कर दूं कि इसमें 10 से 40% तक जो है ना वो लोगों की जिंदगी को खतरा होता है। ओके, लाइफ तो मोर्टेलिटी जिसको आप कहते हैं, वो फैसल साहब इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट मेरी इन्फॉर्मेशन में 10 to 40% मोर्टेलिटी है, तो इस चीज़ को सीरियस लेना बड़ा ज़रूरी है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी जो ट्रीट कर रहे हैं और आवाम को भी। अच्छा। जो एनिमल्स को डील कर रहे हैं इस किस्म की चीज़ों को, और जो जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा कि नई चीज़ नहीं है, इसकी एडवाइजरीज मौजूद हैं और हमें अभी कराची और सिंध में, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर अगेन, हमें कराची और सिंध में अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ जो कि थोड़ी सी मेरे ख्याल में काबिल गौर है वो ये है कि 57 केसेस कम से कम अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं टोटल पूरे मुल्क की अगर बात की जाए, और अभी बकरा ईद आने में वक्त है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जब बकरा ईद करीब आती है तो फिर तो कि जानवरों को मुंतकिल करने का सिलसिला भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो अगर अभी तक 57 केसेस ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं
तो इस पर तो हम इमीडिएट बेसिस पर हमें कुछ ऐसी कैंपेन्स भी लॉन्च करनी पड़ेंगी कि लोगों को एटलीस्ट ये मालूम हो दूर दराज इलाकों में भी कि जानवरों से बीमारी लग रही है, किस तरह की है, क्या हो सकता है। इस हवाले से जो हुकूमत सिंध है वो क्या कर रही है डॉक्टर साद? इस हवाले से जी अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्प्रेड आउट की है सबसे पहले तो हॉस्पिटल में। जैसे डॉक्टर फैसल ने अभी कहा कि हमें हॉस्पिटल में प्रिकॉशंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ से फैलेगा ज़्यादा, ठीक है ना जी। जो लोग हैं उनको अपनी एहतियात करने की ज़रूरत इस लिहाज से है कि जो एनिमल जो भी एनिमल से डील कर रहे हैं, जानवरों से डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ज़बीहा जो होता है जहाँ पे भी होता है चाहे, तो उसमें ये रिस्क बढ़ जाता है। इस चीज़ के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि जी इंशाल्लाह आई डोंट थिंक कि ये ऐसा अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है कि जिसमें हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अगर हम एहतियात करें तो। स्पेशल कैंपेन की जो आपने बात की, बकरीद में तो अभी बहुत टाइम है, ये दिस विल आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर ये जी थोड़े बिफोर दैट ये न सिर्फ ख़त्म हो जाएगा बल्कि इस पर कंट्रोल भी हो जाएगा, बशर्ते कि लोग एहतियात करें इंशाल्लाह। डेफिनेटली एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो है वो आपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और इससे आगाही दी। फैसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर फैसल? डॉक्टर फैसल कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो बीमारी है ना, ये मुल्क के कुछ इलाकों में हमेशा पाई जाती है। 10 पे जो 27 केसेज हैं वो यूजुअली उसी इलाकों से आते हैं, जो बलूचिस्तान और KP के कुछ इलाके। तो हमारे पास जो केसेस हमारे पास आते हैं या जो रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ लैब्स हमारे वहाँ पे भी हैं, वो रियली उसी एरिया से आते हैं। And that's why बकरीद में बाकी जगह पे आते हैं, but you know this is a बीमारी जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल डिटेल आ गई है और ये भी पता चल गया है कि अब इससे एहतियात कैसे किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि वायरस कोई नया नहीं है। ये हर साल ही इसके केसेस जो हैं वो इक्का दुक्का सामने आते ही रहते हैं और इंशाल्लाह जो है वो इससे भी बहुत जल्द जो है वो हमें निजात मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने जो है वो डिटेल में इस पर आवाम को भी बताया, जो है वो आगाही की है। काफ़ी डेंजरस चीज़ें आती रहती हैं। सैरिश, शुक्र की बात यह है कि ये वायरस जो है वो एयरबॉर्न नहीं है। अगर हम बात करें मोर्टेलिटी की तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 to 40% का रेशियो है। अगर आपको याद हो कोविड की मोर्टेलिटी रेट, आप जानती हैं कोविड के अंदर 0.2 से लेकर के 2% तक का मोर्टेलिटी रेट था, तब जाके इतना डेथ ट्रोल जो है वो बढ़ गया और यहाँ पर जो है वो 10 से लेके 40% तक है, विच इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। कि अगर ये हाथ से निकलता है दुनिया में किसी भी मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही क्योंकि कई ममालिक के अंदर ये वायरस मौजूद है, तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि जैसे कि हमने डॉक्टर साहिबान से बात की, उन्होंने ये कहा है कि हमारे कंट्रोल में है और इंशाल्लाह आगे चलकर ये खत्म हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये डॉक्टर्स के कंट्रोल में नहीं, ये आवाम के कंट्रोल में, आपके और मेरे कंट्रोल में होना है, क्योंकि हमें एहतियात करना है और एहतियात ही इलाज से बेहतर है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगली खबर की जानिब जो है वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, मौसीकी के आलात की जब भी नाज़रीन बात की जाएगी तो उसकी तारीख कमोबेश 27 सदी कबल मसीह के अवाइल तक जाएगी। आज हमारे शो में एक मुनफरिद मौसीकी के आलात के हवाले से आपको आगाह करेंगे। लोहे की धात से तैयार ये चंग है, अगर तो मैंने नाम गलत नहीं दिया, हज़ारों साल पुराना और एक कदीमी साज है जो कि सिंध और बलूचिस्तान की सकाफत का अहम हिस्सा रह चुका है। चंग को रूहानी साज भी कहा जाता है। अच्छा जी, इस वक्त चंग जो है ना, चंग जी है जी, वो आ गया है हमारे पास, लेकिन ये चंग जो है वो हमें बजाना नहीं आता है। और इससे पहले जो है कि हम ये बजाना सीखें, शाहीन गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि चंग नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइए, ये हज़ारों साल पुरानी जो आपने सकाफत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है, इसकी वजह क्या है और इसका तख्लीक़कार क्या आप जानती हैं कौन रहा? तख्लीक़कार अभी एक्यूरेट अगर हम बात करेंगे तो एक्यूरेट नहीं पता कि ये कहाँ एरा पता चल सकता है, जैसे मंगोल्स में रहा हो, उस्मानियों में रहा हो। 27,000 कबल मसीह, 2700 कबल मसीह, समझ ले लगभग 5 साल हो गए, 5000 साल हो गए, 5000 साल, 2000 साल तो ये निकाल देना। फिर मोहनजोदड़ो के उस जो आसार हैं वहाँ से भी इनके निशानियाँ मिली हैं। अरे वाह, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम भी ये 5000 साल पुराना है। ओके, मतलब ये सिंधु सकाफत जो है वहाँ से भी जो है वो ये लिया जा सकता है। और वाकई वहाँ के लोग जो हैं, जो निशानात मिले सकाफत के, वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े इन्वॉल्व थे आर्ट और इसमें एग्जीबिशंस वगैरह में भी। उनके स्कल्पचर्स देखे हमने। अभी बनता होगा तभी तो ये अभी बिल्कुल बनता है। मगर अब यहाँ पे मसला ये आ गया है कि पहले जैसे जो बुजुर्ग बजाते थे, बनाते थे, कारीगर थे, वो कारीगर अभी मतलब कोई मिल रहा है हमें बहुत मुश्किल से। मैंने कोई 25-30 चंग बनवाए, मगर चंग की जो धार है वो बना नहीं पाते सही से, क्योंकि उनको पता नहीं, क्योंकि बजाने वाले नहीं, वो भूल चुके हैं।
प्ले करना भी, सुनना भी और बनाना भी। चंग आपने सीखा कहाँ से बजाना? ये असल में बचपन में रेडियो पाकिस्तान से चंग नशर होता था, वहाँ से सुन के सकाफती साज जो होते थे, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल। तो उससे सुन के एक उनसियत सी हो गई, तब से उसके साथ अजीब मोहब्बत। फिर पहला जो मेरा चंग आया था, मैं करीबन 10 साल की थी, मेरे मामू लेके आए थे उमरकोट से, तब मैंने ट्राई किया, मगर मुझे इसका नोट इसके समझने में कोई 10 साल, समझ लिया 8 से 10 साल लग गए। आपके उस्ताद कौन है? यही तो मसला था कि मेरे पास उस्ताद नहीं था, तो अच्छा। मैंने पूरी अपनी ज़ाती कोशिश के बदौलत जो आज हम प्ले कर सकते हैं, तो वो ये है कि बगैर उस्ताद के। अच्छा, ये अगर ज़्यादा हम थोड़ा सुन सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि ये सुना जाए। मैं वाकई ये इतनी बातें हो गई चंग की, अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इसे सुना जाए। बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ जी। क्या बात है, प्रॉपर बीट फील हुई है। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा कि भाई एक ही तारा है तो फिर एक तारे की तरह बजेगा ये, लेकिन इसमें तो बाकी ड्रॉप भी था, प्रॉपर ड्रॉप इसके अंदर आ रहा है, और बड़ा जबरदस्त छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। तो जो सांस से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो किसको पता है। तो साज नवाज से ये जान लेते हैं कि जो गुजरी है, जो एफर्ट्स आपने इसको सीखने में लगाई हैं, ये क्या आपकी एक जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जर्नी लर्निंग के प्रोसेस के बारे में बात करें तो शुरू में इसकी प्लेसमेंट का पता नहीं होता था। अब ये थोड़ा सा मैं इंट्रो भी करवा दूं कि ये जो है इसको हम कहते हैं आर्म्स, और ये इसकी ट्रिगर है। ठीक है। तो आर्म्स को प्लेस करते हैं दांतों के बीच। ये कैमरा आपका है, आपको इस वक्त जो है वो दुनिया भर में देखा जा रहा है। जरा इन्हें तो शाहीन बताएंगी इस साज के बारे में, जिससे बहुत सारे लोग जो है रोशनास नहीं होंगे। जी, तो ये जो है ना, ये इसकी आर्म्स कहलाती है, यानी कि जैसे हम कह लें बाजू, जो इसको जकड़ के पकड़ के रखते हैं, और ये बीच में इसकी है स्ट्रिंग। अब इसी स्ट्रिंग से इसकी धुन पैदा होती है। अब जैसे कि हम समझ लें कि गिटार जो है उसका जो बॉक्स है, असल में साउंड वो क्रिएट करता है, तार और बॉक्स मिलके ना। तो इसको साउंड क्रिएट करने के लिए हमारा ये जो डायफ्राम, सीना, हमारी बॉडी काम आती है, और ये जो हमारा मुंह है, इसका जो होल बनता है, जैसे ये होलो करता है। हाँ, तो ये उससे साउंड क्रिएट होता है। सांस की मूवमेंट, गले की मूवमेंट और ज़बान की मूवमेंट से इसके नोट बनते हैं। तो ये पता करना आसान नहीं है, इसका मतलब है इसका आसान, ये बहुत मुश्किल है इस हवाले से भी कि इसके नोट नहीं मिलते आपको कहीं भी। आप कहीं भी सर्च कर लें नेट पे, कुछ भी गिटार के आपको नोट मिल जाएंगे बने हुए कि ये फला सॉन्ग पे इस तरह इसके नोट, ये माइनर है, ये जी शार्प है, ये सारे नोट्स आपके पास हैं। पूरा गाना भी आप कैसे प्ले कर सकते हैं वो है, मगर इसके नोट नहीं अवेलेबल नहीं। अच्छा, मुख्तलिफ गानों की धुनें आराम से मतलब आप इस पे बजा सकते हैं? बज सकती हैं, इस पे बिल्कुल बज सकती हैं, मगर पूरे की पूरी धुन नहीं बज सकती। ये कैसे बज सकता है, उसका सपोर्टिंग में बज सकता है। ओके, ये मतलब फील दे देगा आपको, फील दे देगा, गाना जो है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, वन स्ट्रिंग है ना, इसमें एक तारा जैसे होता है, एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में आपको पूरा कवर करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मगर ये है कि आप उसको 80% तक आप सपोर्ट दे सकते हैं। अभी आपने जैसे कि कहा कि इसकी धुनें, ये नोट कहीं मिलेंगे नहीं, आप कितना भी सर्च कर लें। तो जब आपने इसको सीखना शुरू किया था, जाहिर है आपके ज़हन में तो वो आवाज़ें होंगी जो आप रेडियो पे सुनती थी, तो आपको उलझन नहीं हुई होगी कि यार ये नोट ये कौन सा है, ये मुझे मिल नहीं पा रहा, या मैं कोशिश तो कर रही हूँ उस तरीके से बजाने की, बज नहीं पा रहा? कोई ऐसा लम्हा आया कि आपको, मतलब एक होता है ना, बहुत लम्हे आए ऐसे कि मैं छोड़ देती थी कि यार ये मुझसे होगा नहीं, इसको रख दो। फिर दूसरा दिन होता था, यार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, शायद हो जाए, शायद हो जाए। तो वही जो 8 से 10 साल की जर्नी, उसमें फिर जाके 2016 में हम कराची आए थे। वहाँ पे फिर मुझे
एक दिन बैठे 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 प्ले कर रही थी तो मुझे एक नोट पकड़ में आ गया उसका, तो मैंने वहाँ से इसको कर लिया कि अच्छा तो ये यहाँ से ट्यून इस तरह होगा। ये हो सकता है जिसके पास उस्ताद हो उसको बहुत आसानी हो। अब ये है कि अब जो लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर टीम वर्क करके मुख्तलिफ साज़ों के साथ, जैसे बीन हो गई, बांसुरी हो गई, तबला, ढोलक, उसके साथ तो इसका बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। किसी नए गाने पे आप बजा नए गाने पे, किसी भी नए गाने पे जो आपको अच्छा लगता हो। उसके लिए हमें जो है गाने का बैकग्राउंड भी चाहिए होगा। हाँ, वो उसकी डिटेल चाहिए। हाँ, डिटेल, क्योंकि हम सपोर्टिंग में उसको प्ले करेंगे, सपोर्टिंग में। हाँ, तो सारिश गाना गाएंगी, आप बजा लें। सारिश, आपकी ख्वाहिश थी ना। मेरी आवाज वैसे ये भी नोट्स ढूंढ रही हैं, जैसे आप नोट्स ढूंढ रही थी ना, ये भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये ढूंढ रही हैं मतलब करेंसी वाले। सही है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये तो वैसे हम सभी ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया, ये वाले नोट्स नहीं मिल रहे। हाँ, ये नोट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, ये इसको प्ले करते हैं, शुरू में मुझे पता नहीं चलता था, मैं प्ले कर रही हूँ, जब नोट पकड़ में आ गया उसके बाद होंठ कट जाते थे। जब छोड़ा तो पता चला यहाँ तक जो है ना उसका ब्लड आ रहा है, फिर बाद में होता था, मगर वो तकलीफ फील नहीं होती थी, उसके साथ चाहती इतनी थी। बिल्कुल ऐसा ही कि ये बंदा ये इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम माउथ ऑर्गन की बात करें तो उससे आपकी ज़बान जो है वो अक्सर व बेशतर कट जाती है और उसका भी आपको पता नहीं चलता है। और जितना पुराना ये आप साज लेकर आएंगे हैं, तकरीबन 5000 साल पुराना, मुझे तो लग रहा है ये जो इजिप्ट के वो शहंशाह थे तुतरखानम, उनका जो खंजर मिला था ना मेटराइट से बना हुआ, वो जो ऊपर स्पेस का पत्थर होता है उससे बना हुआ, मेटल से, मुझे लग रहा है ये भी सबसे पहले उसी से बना होगा। ये इतनी पुरानी चीज़ें जो है ना वो हमें समझ में नहीं आ रही, आज तक मिस्ट्री है कि ये कैसे तैयार हुई। जैसे एहराम मिस्र भी शामिल है उसके अंदर, तो ये वाकई मोहनजोदड़ो की सकाफत भी मिस्ट्री है। अभी आप जैसे कि बता रही थी कि आप लोग टीम वर्क सोच रहे हैं और आप इस तरह लोग सबको इकट्ठा कर रहे हैं और बच्चे इससे अब रूशनास हो रहे हैं, यंगस्टर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताएंगे क्या रुझान है? रुझान ये है कि अभी उमरकोट की साइड पे मेरे एक दोस्त हैं जो फ़िलहाल बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बीन बजाने की। अब जैसे कि मैं उनके साथ कनेक्टेड होती हूँ तो हम ट्राई करेंगे उनको चंग भी सिखाएं। और अगर हम अपने घर से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है जिसको ट्राई कर रही हूँ कि मैं वो भी इस तरफ आए और जितना मेरे पास है मैं उसे दे सकूँ। क्यों जो यंग जनरेशन है हमारी अभी का, जैसे मेरी एज के जो लोग हैं, जैसे आपको नहीं मालूम। अच्छा, आपकी एज के, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, माशाल्लाह से हमें मालूम है आप इस एज के अंदर भी बाइकर भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम हो रहा है, वन विलिंग भी चल रही है, तो मतलब ये आप एज इज जस्ट अ नंबर फॉर यू। तो हम चाहेंगे कि एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जो है वो आपसे बात जो है वो जारी रहेगी और चंग के साथ जो है वो ब्रेक, आपके चंग के ऊपर जो है वो हम वक्फे पे चले जाएंगे नाजरीन, और फिर जब वापस आएंगे तो बाकी डिटेल जो है लाइफ स्टोरी भी जो है वो आप यहाँ शेयर करेंगे शाहीन गुल साहिबा की। फ़हीम को जनाब बड़ा ये शगफ हो रहा है, तजस्सुस हो रहा है कि भाई मुझे पता चले ज़्यादा से ज़्यादा इस साज के बारे में ना। तो हमने बहुत सारी बातें ऑफ कैम भी की हैं, तो जनाब राजस्थान से जोड़ा इन्होंने, उनको वो धुन याद आ गई जो रजवाड़े का राजस्थान में माहौल, एक फील आ गई। क्योंकि फोक जो है ना, देखें फोक कल्चर को आप अगर इग्नोर करेंगे ना तो आपकी बुनियादें खोखली हो जाएंगी, और जिस इमारत की बुनियादें खोखली हों वो इमारत कभी ना कभी जल्दबाजी में गिर जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि फोक से, अपने कल्चर से जो है वो जुड़े रहें और जो चीज़ हमारी अपनी है उसकी ओनरशिप जो है वो दिखाएं, ना कि ये सोचते बने कि यार फलाना गोरा जो है वो बीटल्स वाला गिटार बजा रहा है, इलेक्ट्रिक गिटार लेकर आ गया, वो यार उसका कल्चर है, जाने दो, हमारा अपना कल्चर है। मैं एक बात सोच रही हूँ फ़हीम यहाँ पे कि हम अक्सर इन ममालिक में जब जाते हैं तो कहते हैं यार इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स, अपना हेरिटेज, अपनी रोड्स कैसे संभाली हुई हैं, क्या वजह है? आपको वैसे क्या समझ आती है शाहीन, क्यों हम लोगों ने नहीं संभाला होगा? एक साज 5000 साल पुराना, ज़ाहिर है तब बजाते होंगे लोग और उनके आगे शागिर्द भी होते होंगे, लेकिन आज मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, आज पता चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि हम मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं ना,
और मॉडर्न होते हैं तो जाहिर सी बात है जो पुरानी चीज़ है जो आपकी अपनी है उसको आप छोड़ देते हैं। मॉडर्न मतलब आप नई चीज़ें अपना रहे हैं, जैसे कि झूठी सकाफत। हाँ, झूठी सकाफत। हाँ, एक वो जैसे कि इम्पोस्टर बन रहे हैं आप, एक पर्दा रख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप देख लें कि हमारी लैंग्वेज तो कौमी ज़बान उर्दू है। हाँ जी। इंग्लिश का कितना कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो जी जितना हम इंग्लिश अगर कोई नहीं बोल रहा तो समझते हैं अच्छा जाहिल है। जाहिल है। ओह यस। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। भाई क्यों नहीं आती? मुझे अपनी ज़बान आती है। मुझे दूसरे की ज़बान सीखना अच्छा रहेगा मगर वाजिब नहीं है मेरे पे। ज़बान की हद तक। ज़बान की हाँ, हद तक। एजुकेशन ना समझे उसको। यस, कम्युनिकेशन। और हमारी तो सारा का सारा जो है वो कोर्स भी डिपेंडेंट इस पे है कि इंग्लिश में आए। हाँ जी। तो ये इसी तरह जिस तरह हम अभी अपनी लैंग्वेज छोड़ रहे हैं, अपनी ज़बान छोड़ रहे हैं, इसी तरह हमने इन साज़ों को छोड़ दिया कि मॉडर्न साज अपनाएं। हम गिटार बजाएंगे, हम ड्रम बजाएंगे, वायलिन बजाएंगे। बात कही है, हम चंग नहीं बजाएंगे। वायलिन भी बहुत पुराना, हमें बस वो गिटार, आजकल सारे बच्चे कह रहे हैं हमें गिटार दे दें, गिटार दे दें, पियानो दे दें, गिटार दे दें। उन बच्चों से नापा मैं जाती हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, मैंने थिएटर किया वहाँ से, या सेकंड बैच में था। ओह माय गॉड, ओह जी जी, जिया साहब मरहूम हमारे साथ, जिया साहब अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, मग़फ़िरत करे उनकी। तो वहाँ पे म्यूज़िक के स्टूडेंट से जाके मैं पूछूं किसी से भी, उनको चंग का नहीं पता, चंग क्या नहीं पता होगा। वहाँ कुछ उस्तादों को भी नहीं पता होगा। नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ कुछ ऐसे उस्ताद भी हैं जो इतने मॉडर्नाइज हैं, उन्हें नहीं पता होगा। तो ये यहाँ पे आके दुख शुरू हो जाता है ना कि क्यों नहीं संभाला। वो इसी वजह से कि हम मॉडर्न की तरफ जाते गए। अब मुझे जो कमेंट्स आते हैं फेसबुक वगैरह पे, वो कहते हैं कि ये तो बुजुर्गों का साज था, आप कैसे बजा रही हैं? आप में बुजुर्गी आ गई। सिंपल है जी। और क्या बताएं उनको कि मैं भी बच गई बुजुर्ग। और बोले कई लोग तो सीरियसली ये कहते हैं कि आप लड़की हैं, आपको ये नहीं बजाना चाहिए। जरूर बजाऊंगी। हाँ। मतलब ये क्या बात हुई कि लड़की है तो आपको नहीं बजाना चाहिए? ये बड़ी वैसे अजीब सा कमेंट था। कोई भी बजा सकता है, अपने शौक की बात है। ऐसा ही है। हम अगर नॉर्मल हम कल्चर की बात करें तो वहाँ पे इसी तरह ही होता है। बहरहाल वो बहुत लंबा बहस और दूसरे मतलब ये कोई मर्दों की महफिल में तो नहीं सिर्फ बजता, कहीं पे भी बैठ के बजाया जा सकता है। अच्छा मुझे ये बताएगा, अभी जैसे कि अब कैरी का रुझान हो रहा है और सीखना चाह रहे हैं बच्चे, या जान भी रहे हैं इसके बारे में, तो क्या कॉन्सर्ट्स में या इवेंट्स में आप जा रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं? जी। कैसा आपको वहाँ से फीडबैक मिल रहा है? यार फीडबैक मेरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि इसको रूहानी साज भी कहते हैं। तो वो जब परफॉर्मेंस होती है ना, और ये जब स्टेज पे जाते हैं तब ढोलक या तबले के साथ जब प्ले हो रहा होता है, और तब आप होते हैं स्पीकर पे, और वहाँ पे उसमें आपको पता है, हाँ, और कैफियत वज तारी हो जाता है उसमें। बहुत खूबसूरत एक मतलब वो जो कैफियत है ना, वो सिर्फ समझी जा सकती है, बयान नहीं की जा सकती। बहुत ज़बरदस्त डिटेल जो है आपको सूफीज़म के अंदर मिलती है। जो टर्किश सूफीज़ है ना, वो इस वजद की कैफियत को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। और रूमी साहब ने भी अपनी किताब में खूबसूरती की इंतहा कर दी है जब वो वजद को बयान करने पे आते हैं। तो अच्छा, इसी कैफियत के अंदर आपने एक रैप भी लिखा है, बल्कि काफ़ी रैप लिखे हुए हैं। पर इस कैफियत का जो एक रैप है, मैं चाहूँगा अगर उसका कुछ सुनाने में आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आप बाइक भी चला रही हैं, आप साज भी बजा रही हैं, आप सिंगल मॉम भी हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने बच्ची की जो है वो परवरिश भी कर रही हैं माशाल्लाह। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ साथ आप रैप पर भी हैं। वो जो 2-3 चीज़ें आप नहीं हैं वो बाद में बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, रैप जो मैंने लिखा था वो चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ पे था। बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट। हाँ, तो उसमें से हम अगर रैप तो वैसे तो म्यूज़िक के साथ ही अच्छा लगता है। मैं बीट देने की कोशिश करूँगा। हाँ, हम बीट देने की कोशिश करें। हाँ। कौन हूँ मैं, कौन मुझे जानता नहीं है तू, तेरे आगे ना झुकूंगी मानता नहीं है तू, तेरी गंदी सोच को मैं मट्टी में मिला दूँ, कच्चा चिट्ठा सारा तेरा सामने मिला दूँ, तेरी झूठी शान को भी आग में लगा दूँ, तू क्या मारेगा मुझे मैं तुझे ही उड़ा दूँ। Yeah, I'm a biker girl, yeah, मैं पिंड दी कुड़ी, I'm a fighter girl, yeah, biker girl, yeah। चोरी छुपे आता बच्ची को बुलाता, उससे तो चोरी छुपे आता बच्ची को डराता, उससे तो बुलाता गला भी दबाता, नन्ही सी जान को यूँ मसलता जाता, किसी को भी देखे नाड़ा तेरा खुल जाता, समझ नहीं आता तुझे क्या हो जाता, फिर कहता जाता इज़्ज़त है तो इज़्ज़त मेरी, कैसी इज़्ज़त, किसकी इज़्ज़त, कौन सी इज़्ज़त, कितनी इज़्ज़त, यही इज़्ज़त है तो फिर इज़्ज़त की तेरी ऐसी की तैसी। Yeah, I'm a biker girl, yeah,
या मैं पिंड दी कुड़ी, I'm a fighter girl या biker girl। यो क्या बात है जी, बेहतरीन, वेरी ये स्ट्रॉन्ग। जो पिंड की कुड़ी है ना, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट इनके उसमें जो रैप में मौजूद था और वाकई बड़ा प्रॉमिसिंग है। इसको यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं आपने रिलीज़ किया हुआ? यूट्यूब पे रिलीज किया हुआ, ऑडियो पे रिलीज किया हुआ। हाय हाय हाय, ये तो आपने साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई वाला काम यूट्यूब पे कर दिया। जुगाड़ू काम कर दिया आपने थोड़ा सा। बिल्कुल जुगाड़ू काम किया है। उसका रीज़न ये था कि उस वक्त फाइनेंस वगैरह नहीं था कि उसकी प्रॉपर जो है ना वीडियो बना के हम उसमें करते हैं, मगर ये है कि बीट के साथ ये प्रॉपर जब आते हैं तो वो बहुत खूबसूरत आता है। इसकी परफॉर्मेंस मैंने औरत मार्च में की थी। अच्छा, हाँ, औरत मार्च में की थी। और इसके अलावा अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर ये है कि पोइट्री भी करती हूँ मैं। शायरा भी है। वो तो जो आप रैप आपने इतना खूबसूरत लिखा है तो फिर तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि आप शायरा भी अच्छी होंगी। तो इरशाद, अच्छा, इसी क्योंकि मौका मिला है तो सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ पे ही है, मगर थोड़ा सा भारी हो जाएगा। आप देख लें, फिर उसको हम काफ़ी डार्क है थीम। फिर मेरे ख्याल में क्या, अगर इतना डार्क है तो हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं क्योंकि व्यूअर्स हमारे बच्चे भी हैं, तो हमारे पास वक्त पेरेंटल गाइडेंस नहीं है। सही तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि हम इसे इतना ओपनली नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि अच्छा सारी सुना देंगी शेर आप। हाँ, ये फ़हीम आपको काफी शौक है, आप तो सुनाते रहते हैं शेर प्रोग्राम के शुरू में भी, आखिर में भी। कभी आप भी सुनाएं? नहीं, मैं इनसे बातें करना चाह रही हूँ कि मुझे बड़ी इंस्पायरिंग बातें कर लें, मैं मोबाइल यूज कर लेता हूं। अच्छा अच्छा शाहीन, मुझे ये बताएगा कि आप जाहिर है गांव जिससे बिलोंग करती हैं वहाँ पर काफ़ी सख्ती है ख़वातीन को लेके, बच्चियों को लेके, इस तरीके से नहीं बच्चियाँ निकलती वहाँ की, और आपने तो माशाल्लाह स्टेज ही सेट कर लिया कि फिर उस पर गाया भी और शायरी भी, बाइक भी। तो अब जब आप जाती हैं गाँव, क्या लोग देख के कहते हैं? नहीं, गांव वालों का अभी भी पर्सपेक्टिव, उनकी सोच वो इतनी ख़ास चेंज नहीं हुई। उनको कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि अच्छा हमारी जो इज़्ज़त है उसको उछाला जा रहा है, या वो उसका ख्याल नहीं है। जैसे भी हमारा वो नॉर्मल एक सोच होती है कि हमारी एक लड़की वहाँ पे जाके, कोशिश है कि उनको पॉजिटिव वे में समझा के उनको बताएं कि नहीं, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। वो आप एक जैसे कि चंग को प्रमोट कर रही हूँ, तो वो हमारे यहाँ ऐसा मिरासी का मतलब ये नहीं है कि मिरास होती है। वो अगर तो बहुत अच्छी चीज़ है मिरासी होना, तो ये तो एक बड़े फख्र की बात है कि आप किसी की मिरास लेके आगे बढ़ें। तो शहनशाहों, राजाओं, महाराजाओं के लिए लफ्ज यूज होता था कि आपके पास ये मिरास है, ये रियासत आपकी मिरास है। आपको उर्दू लुगत का अगर सही लफ्ज नहीं मालूम, या आप किसी म्यूजिशियन को आप सिर्फ ये कहते हैं यार तू मिरासी लगा हुआ, वो झगड़ने लग जाता है, मिरासी लग रहा है। यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी कि अब देखें ना, एक वर्ड को भी वो उनके नेगेटिव में कर रहे होते हैं, तो उनकी सोच को बदलना ना वो इतना आसान नहीं होता। जैसा कि समझें कि अगर 500 साल पुरानी सोच आ रही है या 1000 साल, उसको आप 100 साल में नहीं बदल सकते, 10 साल में नहीं बदल सकते, उसको वक्त चाहिए। हाँ, मगर अगर मैं जैसे कोशिश कर रही हूँ, इस तरह मेरी आगे नस्ल जो है वो भी कोशिश करे, तो वो सोच बदल जाएगी और उनका भी जो है नज़रिया बदल जाएगा कि नहीं, आर्ट भी कोई चीज़ है। बैरियर्स ज़रूरी नहीं है कि रस्म व रिवाज अपनी जगह पे सही है, मगर जो ज़बरदस्ती लागू किए गए हैं उनको तोड़ना लाजमी है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, अब चूँकि हालात भी काफ़ी बदल गए हैं, पहले वाले हालात नहीं रहे। पहले बड़ा वो होता था, खैर आप गांव की बात एक अलग है, शहरों में सब मिल के रहते थे, किसी के घर खुशी है तो वो भी मिल के, गम है तो भी मिल के। लेकिन मुआशी तौर पर हालात अब इतने इस तरह के हो गए हैं कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना भी कम कर दिया कि यार अब किसी को बुलाएंगे, किसी के यहाँ जाएंगे तो बोझ बनेगा। अभी आप सिंगल मॉम भी हैं, फिर चंग तो खैर अभी आपने ये इंट्रोड्यूस करा रही हैं, इसको प्रमोट कर रही हैं, तो आपको फाइनेंशियली मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है या फिर बस चल रहा है सिलसिला? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, अगर इस करियर के हवाले से बात कहें तो हमारे यहाँ पता है एक सीन ये होता है कि जब एक नया आर्टिस्ट आ रहा है उसको पेमेंट नहीं दी जाती जब वो परफॉर्मेंस के लिए जाता है। हमें विदाउट पेमेंट जो है, ये हमारे यहाँ एक बहुत दुख की बात है, मगर वो कहते हैं कि अच्छा हम इसको स्टेज दे रहे हैं तो पेमेंट क्यों दें, उसे एहसान दिया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल, काफी नहीं है, तुम्हें मौका दे दिया। और वो ये नहीं समझते कि वो आर्ट के लिए किस कदर जो है वो कोशिश कर रहा है। नहीं, वो ये कह रहा है कि अच्छा ये अभी छोटा आर्टिस्ट है, इसको चला लेते हैं, ये ऐसे हो जाता है। तो इस तरह जो है ना, इसके थ्रू अपनी रोज़ी रोटी चलाना मुश्किल हो जाता है, सही बात है। मगर ये है कि फिर उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब हो गई या क्या,
वो कर लेते हैं। तो बाकी बाइक की ट्रेनिंग वगैरह मैं देती रहती हूँ, तो वो मेरे आ जाते हैं। तो इस तरह मैं कवर अप कर लेती हूँ सिर्फ एक चीज़ पे, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक है। और जो मेरा मकसद है वो अर्निंग करना नहीं है, मेरा मकसद है कि इसको प्रमोट करें ताकि इसको एक नई ज़िंदगी तो मिले, लोगों को पता तो चले कि क्या है। कल को हो सकता है मैं नहीं तो कोई और इससे अर्निंग कर रहा हूँ। बेहतरीन, बिल्कुल इसी तरह है। तो ये कोशिश है। अच्छा, जो आपने रैप बनाया है उसमें चंक का जो है वो कोई चंक रखा है आपने? नहीं, या अभी सिर्फ रैप को अलग ही रखा है आपने? नहीं, चंक बिल्कुल अलग था और रैप के साथ नहीं। फ्यूजन बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना फ्यूजन की आदत हो गई है। एक फ्यूजन बनाया है जिसके अंदर जो है ये फोक और इसको ईस्ट और वेस्ट का जो है ना वो एक मिलाप हो। अच्छा लगेगा सुनने में। बना दिए लोगों ने, लेकिन वो मिलाप जो है ना वो एक आध गाने के अंदर ही मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये काफी अच्छा रहेगा कि आपकी बहुत अच्छा रहेगा जर्नी। बल्कि मैं तो वीडियो भी इमेजिन कर रहा हूँ, आप तो बाइकर हैं, आप बाइक पे निकली हुई हैं जी पहाड़ों में, वहाँ पर आपका रैप भी चल रहा है और वहाँ पर आपका एक चंक, जब आप जाके सन्नाटे में बैठी हैं कि जी पहाड़ के कोने पे सब इन्होंने ना विजुअलाइज कर लिया। हाँ लिटरली नदी वदी के पास बैठी हुई आप मजे से जो है अपना चंक का चंक भी लें तो बेहतरीन हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। हम बिल्कुल इस पे वर्क करेंगे और लाजमन करेंगे बल्कि, क्योंकि नई चीज़ जो है वो आवाम को पसंद है और नई जनरेशन है, उनका माइंडसेट अलग है, तो उनको उसी के हिसाब से देना पड़ेगा डोज। सही। अच्छा शाहीन, आप मेरे साथ रहेगा। अब हमें थोड़ी सी बात करनी है ख्वाजा सरा, हिजड़े या किन्नर। इन नामों को सुनते ही गुमा बस यही होता था कि मुआशरे के सताए और धुतकारे हुए ये इंसान सिर्फ मजलूमियत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन बदलते हालात में अब ये ख्वाजा सरा भी इल्म हासिल करने के बाद अच्छी नौकरियों पर फाइज हो रहे हैं और अपने बाकी साथियों के लिए पैगाम दे रहे हैं कि अगर तालीम हासिल कर ली जाए तो उन्हें भी मुआशरे में अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकता है। पहली बार पंजाब पुलिस में भी एक ख्वाजा सरा कांस्टेबल की फ़राइज़ की अंजामदही उन्होंने शुरू की है। तो जनाब इस वक्त जानिया चौधरी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। जानिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा नाम जनाया चौधरी। अच्छा, रियली सॉरी जनाया। अच्छा, नाम आपका माशाल्लाह बड़ा इंग्लिश है और वर्दी में क्या कमाल आप लग रही हैं, दबंग। तो पहले तो मुझे बताइए वर्दी पहनने के बाद फीलिंग्स क्या है? पहले मैं ये नाम की कंफ्यूजन के ऊपर ना एक आपको विलियम शेक्सपियर की सेइंग सुना देता हूँ। विलियम शेक्सपियर कहता है कि जी नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब के फूल को आप गोभी का कह दोगे तो वो खुशबू तो वैसी देगा जैसी गुलाब के फूल से दी है, फिर भी इस वजह से माजरत के आपका नाम गलत प्रोनाउंस हो गया। अच्छा, अब मेरे सवाल पे आ जाइए। जो दबंग वर्दी में आप लग रही हैं माशाल्लाह से, हमें तो खास तौर पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जो चीज़ हम लोग अक्सर कहते हैं कि आपको एक्सेप्ट अगर सिर्फ बातों से ही किया जा रहा बल्कि हमें इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है, जो कि पंजाब पुलिस ने कर दिखाया माशाल्लाह और आपके सामने में इसी सूरत में मौजूद है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कोई मुश्किलात आपको पेश आई? अपना सफर तो बताइए कैसा गुजरा यहाँ तक पहुँचने में। जी बिल्कुल, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आई जब मैं एजुकेशन सेक्टर में थी तब भी। उसके अलावा जब मैं प्रॉपर जॉब वगैरह करने के लिए गई तो ड्यू टू माई जेंडर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक डिग्रेड किया जाता या फिर जॉब पे भी इस तरह से नहीं रखा गया। जितना भी मैं डिफरेंट जो जगहों पे मेरा जाना हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर, और काम तो ऐसा कोई भी नहीं देखता ना। जब काम वगैरह होते थे सारे क्वेश्चन और सारी चीज़ें मैं माशाल्लाह बड़े अच्छी तरीके से कर लेती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी जीन्स मेरे जेंडर की वजह से मुझे प्रॉपर कहीं पे भी इस तरह की जॉब वगैरह नहीं होती थी। फिर मैं डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में येस उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही जनाया। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और लोग जो है वो सिर्फ जो है फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से और किस लहजे में बात करनी है। एक अलमिया है हमारे माशरे का, माशरे के बहुत बड़े तबके का ये अलमिया है जो कि हिकारत की नज़र से देखता है, जेंडर को बात करना पसंद नहीं करता है और उन्हें मालूम ही नहीं कि वो कितने वेल एजुकेटेड भी हैं और कितने डिज़र्विंग हैं इस जॉब के लिए जहाँ पे वो मौजूद हैं। तो पंजाब पुलिस को सबसे पहले तो भाई सलाम है कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तालीम का रुझान स्पेशली ये ट्रांसजेंडर्स में काफ़ी आम हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर पता नहीं क्यों ये लोग बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि शायद हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो तालीम हासिल करने का फ़ायदा नहीं है। तो यही बस ठीक है जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। ज़नाया कर लिया एक मरतबा फिर। तो ज़नाया सैरिश तो खैर आपके नाम का मतलब जो है वो जानना चाह रही हैं, उनको नाम का मतलब भी ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपनी जेंडर कम्युनिटी के लिए जो है वो क्या कर रही हैं। आप जब आप यहाँ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो हैं वो बन चुकी हैं, तो क्या आप ये आगे जो मुश्किलात आ रही हैं उन्हें हल करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाने वाली हैं?
बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और नाम का मतलब ऊंचाई, बुलंदी, हाईनेस। वेरी नाइस जी। और उसके साथ साथ जो कि आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली पंजाब पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव दिया है, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो कायम किए गए, उसमें हम लोग डिफरेंट सेक्टर, जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटी है हम उन लोगों को हेल्प आउट उसमें करेंगे, उनकी फैसिलिटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटी, कई लोगों को नहीं समझ आती कौन ऐसे अफराद हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफराद है, डेफ एंड डम है, ब्लाइंड पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लोग हैं, जितने भी हमारे माशरे में जो बैगिंग कर रहे हैं वो अफराद, या फिर ऐसी रनअवे फीमेल्स हैं। उसके साथ साथ जो जितनी भी खवातीन हैं, बच्चे हैं जिनको हरासमेंट, वायलेंस या इस तरह से कोई भी मसले मसाइल हो रहे होते हैं, उन सब लोगों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है। अच्छा, और इसके साथ साथ सही। अब मुझे ये बताइएगा सनाया, क्या वजह है कि अब मैं स्पेशली अगर आपकी कम्युनिटी की बात करूं, अब बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आगे आ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और आपको इम्पोर्टेंस की एजुकेशन की अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैंने देखा है कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि समझ लेते हैं कि शायद हमें तो नौकरी नहीं मिलनी, या फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है तालीम हासिल करने का, या वो शॉर्टकट की तलाश में कि मेहनत भी ना करनी पड़े, बस इसी तरह हम अपना गुजर बसर कर लें, कि जिस तरह आमतौर पर नज़र आते हैं कि ठीक है भीख भी मांग ली और इस तरह से नज़र आते हैं। क्या वजह है कि इस तरफ रुझान हो जाता है और इस तरफ आने का नहीं सोचते? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की जो है वो कमी है और एक्सेप्टेंस की जो है वो कमी है। विद ऑल दैट, अगर हम लोग देखें इजी मनी की साइड पे जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि इजी मनी वाली साइड पे जाती है, या मेल है, वो भी कौन नहीं चाहता कि कम टाइम में उनको ज्यादा पैसे या ज्यादा चीज मतलब अर्निंग या ज्यादा इस तरह की चीजें वगैरह मिले। तो यहाँ पे अब क्योंकि कम्युनिटी के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, उन लोगों को मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो बार-बार बोलते तो हैं कम्युनिटी का कि ये ट्रांसजेंडर जितने फारिग अफराद हैं ये माशाल्लाह अच्छे खासे हैं, ठीक-ठाक हैं, ये कोई जॉब करते हैं, लेकिन आई थिंक कि आप लोग अपने एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कितने फारिग अफराद हैं और वो आपने उनको कितना फैसिलिटेट किया, आपने उनको कितना हेल्प किया, आप उनको कोई सिलाई मशीन ले दें या आप उनको कोई स्किल्स वगैरह सिखा दें ताकि वो एक अपना अच्छे तरीके से रोजगार भी जनरेट कर सकें। सही नहीं, ये सिखाने का जो मामला जो आपने बताया ना, यही एक फुकदान है हमारे यहाँ कि जी वो 10 रुपये पकड़ा के आगे चले जाते हैं, लेकिन कभी किसी को सिखाने की जो है वो हम कोशिश नहीं करते कि यार ये बर्डन हम क्यों अपने सर पे लें, ये मुआशरा सुधारने का काम जो है वो हम क्यों करें, जबकि हमारी जान छूट रही है। 10, 50, 100 रुपये पकड़ा के दुआएं लेके जो है वो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम उसके लिए कभी दुआ नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारा भी जो है वो रोज़गार चलता रहे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाया, आप जो है वो हमारे साथ रही और आपने जो है वो बताया। जाते जाते मैं चाहूँगा कि अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, वो अपनी कम्युनिटी के लिए हो, बल्कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए मैसेज दें, आप सबके लिए दें, आप पूरे पाकिस्तान के लिए दें, पूरे माशरे के लिए कोई मैसेज दें जो कि आपके दिल में हो बात और आप चाह रही हो कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले और वहाँ आप वो कर सकें। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ, पूरे पंजाब में पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज से और भी बहुत सारा ट्रांसजेंडर अफराद है जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है। तो अगेन द होल क्रेडिट गोज टू आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और उसी तरह से सीनियर ऑफिसर्स जो हैं सब लोग। और जो कि आपने पैगाम की बात की तो आई थिंक कि ये ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर आप जो सोसाइटी अगर एक्सेप्ट करेगी और इस तरह से अच्छे तरीके से कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए डिफरेंट जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी तो उसमें कम्युनिटी भी आगे कोशिश करेगी। और कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा प्लीज आप चीज़ों में आगे इन्वॉल्व हों, आगे बढ़ें, ये ना सोचें कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बिल्कुल लोग हैं और हम लोग आगे इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और तालीम का होना आपके लिए एक बहुत एज है, लेकिन अगर आप नहीं है आप फिर भी माशाल्लाह बहुत काम करते हैं। बिल्कुल, तालीम आपके पास हो आपके लिए बहुत सारी राहें खुल जाती हैं और आप ज़िंदगी में कुछ भी करने में कामयाब हो जाते हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका ज़नाया चौधरी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हेड्स ऑफ, मेहनत करती रहें और अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ लाजमी कीजिएगा। अब जनाब हमारे साथ शाहीन मौजूद हैं, उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। शाहीन, आप क्या कहेंगी, नौजवानों को चंग का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? चंग का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है भाई चंग तो छोड़िए, जनाया के बारे में बताइए आप। तो ये जनाया की स्टोरी आपने सुनी, देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से वो अफसर बन के वर्दी पहन के जो है वो बैठ गई हैं। तो ऐसे लोगों को आप जाहिर से आपका भी ताल्लुक़ पड़ा होगा, कैसे ट्रीट किया, क्योंकि आप सिंगल मदर भी हैं और साथ साथ आपकी जर्नी भी एक है जो कि आपने डिस्कस की थी।
तो बताइए ज़रा कि आप किस तरीके से देख रही हैं माशरे की, तो आप भी सताई हुई हैं थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो नज़रिया इसमें ये है कि हम बिल्कुल ही जो है ना वही बात है कि उस चीज़ को कबूल नहीं करते कि उसके होने का है तो इंसान। हाँ है तो इंसान। देखें ना, अगर हम खुदा की बात करें, वो चीज़ अल्लाह ने बनाई, बेशक, ठीक है। बेशक। अगर एक क्रिएटर है जो कि मेरा भी क्रिएटर है, आपका भी क्रिएटर, मेरा मालिक है, उसने मुझे जहाँ दुनिया दी, ये जिस्म दिया, रूह दी, उसकी क्रिएशन को मैं नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ? यहाँ पे मेरा सवाल ख़त्म हो जाता है। जवाब भी मुझे इसी में मिल जाता है कि हम ऐसा करते हैं, जो कुरान है, जो इस्लाम है, उसमें से अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल लेते हैं, बाकी हम कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। हम माशरे की बात करें तो वो तो माशरा तो दीन से भी दूर है जी। माशरा तो दीन की अगर हम बात करेंगे तो वो ये रवैया नहीं रखेंगे। दीन तो आपको ये सारी चीजें सिखाता ही नहीं है कि आप लोगों को जो है वो इस तरीके से इग्नोर करें, खा वो किसी भी चीज में हो। आप की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि जो खालिक है उसकी तख्लीक के अंदर खामी निकाल रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, और अगर हम दीन को अच्छे से समझे और मुकम्मल समझे तो शायद हमारे रवैये बदल जाएं। अच्छा, जाते जाते क्योंकि आप इस चंग को सपोर्ट करिए, हम इसे छोड़ नहीं सकते, कुछ कहना चाहती हूँ तो कहिए, फिर हमें क्लोजिंग की तरफ जाना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है उससे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के दूसरे फेस्टिवल हो रहे हैं, कल्चर फेस्टिवल हो रहे हैं, मुख्तलिफ है, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, लतीफ़ फेस्टिवल है, बहुत सारे, इस तरह चंग के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल कराया जाए जिसमें दुनिया भर से चंग नवाज जो माउथ हार्प, माउथ ऑर्गन प्ले करने वाले हैं उनको बुलाएं। उनसे ये होगा कि हमारी नई जनरेशन को पता चलेगा, एक बड़े पैमाने पे जब चीज़ होगी ना। अब ये भी अगर उन्होंने कर लिया कल्चर डिपार्टमेंट वालों ने, तो हम अपनी एक बहुत बड़ी जो है ना और पता है क्या, ये चंग उन्होंने आपसे कहा था ना कि क्यों ज़रूरी है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और ग़िज़ा की ज़ाहिर है वो साड़ी ग़िज़ा का भी टाइम हो गया जी, कमर्शियल लगनी है, साड़ों भी ग़िज़ा वो इत्मीनान के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए जितनी ज़्यादा इसमें वो होगी ना, अच्छा लगेगा जनाब। अगर इसका भी इस तरह से इस्तेमाल बढ़ जाएगा तो जनाब अब फ़हीम इजाज़त लीजिए। बिल्कुल ले लीजिए जी, इससे पहले कि वो खुद ही चले जाएं जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।